हाँ जी। हेलो एंड वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। क्या हाल चाल है आप लोगों के? तो दादा उम्मीद करता हूँ सब बहुत बढ़िया होंगे। एक बार फिर से मैं आप सब लोगों का वेलकम करता हूँ प्रयास जेई 2.0 में। और हम लोग पी ब्लॉक एलिमेंट्स का लेक्चर नंबर 7 आज करने वाले हैं। हाँ जी, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल है भाई सब लोगों के? सब बढ़िया हो एकदम? एन जी बताओ, देखें फटाफट। मेरा ऑडियो और वीडियो क्लियर है तो वो भी बता देना, कोई दिक्कत है तो वो भी बता देना। यस। हाँ हाँ हाँ। तो हम लोग काफी दिनों बाद आज आपको लाइव क्लास मिल रही है अपनी, है ना। लाइव सेशन में हम लोग काफी दिनों बाद मिले। मैं बहुत ही अच्छा हूं और उम्मीद करता हूं कि आप भी बहुत ही अच्छे होंगे, है ना। हाँ जी, नमस्कार। तो ये कोशिश करेंगे आज पी ब्लॉक एलिमेंट्स का लास्ट लेक्चर हो, है ना। और अगर लास्ट नहीं भी हुआ तो कल वाला जो सेशन होगा ना, ये पी ब्लॉक एलिमेंट का लास्ट होगा, लेकिन कल वाला जो सेशन होगा वो पूरा नहीं होगा। थोड़े से आधे में ही हम लोग पी ब्लॉक एलिमेंट्स खत्म कर देंगे। थोड़ा सा पोर्शन ही बचेगा, कोशिश करेंगे ना बचे, लेकिन फिर भी अगर बचता है तो बहुत ही थोड़ा सा पोर्शन बचेगा, उसको हम लोग खत्म कर देंगे नेक्स्ट वाले सेशन में, ठीक है। ऑल राइट। हाँ। तो अब यार देखो, मैंने आप लोगों को शायद 2 क्लासेस रिकॉर्ड दी होंगी, है ना। 2 क्लासेस अपनी रिकॉर्डिंग गई है। ज्यादा भी मैं दे सकता था, है ना। मेरे पास ऐसा था कि मैं जाने से पहले ज्यादा रिकॉर्ड कर दूं, लेकिन फिर मैंने सोचा कि बहुत ज्यादा रिकॉर्डिंग से फिर वही होगा कि आप लोग पता नहीं कोई देखेगा नहीं देखेगा, फिर आपको लगेगा कि यार बहुत ज्यादा रिकॉर्डिंग होगी एक साथ आ गई सर, है ना। तो इस वजह से मैंने सिर्फ और सिर्फ 2 ही क्लासेस आपको रिकॉर्ड करके दी थी उस समय, है ना। और हाँ, इस बीच काफी सारे जो टाइम थे, काफी सारा जो टाइम था, बहुत सारे इवेंट हुए। ये जो 4-5 दिन की मैं छुट्टी पे था उसमें काफी सारे इवेंट्स थे, वोटिंग भी थी, उसके लिए भी मुझे जाना था। तो यहाँ से मुझे करीबन 150 किलोमीटर जाना पड़ता है वोटिंग के लिए। फिर उसके बाद शादी भी थी, मोहन सर की शादी भी थी, फिर उसके बाद फैमिली में कोई फंक्शन भी था। तो ऐसे करके ना, मतलब वो सारा सब कुछ चीजें ऐसी हुई कि बहुत सारे इवेंट एक साथ आ गए। और एक साथ आने की वजह से फिर मेरे पास बिल्कुल भी वो मार्जिन नहीं था कि मैं कहीं से क्लास ले सकूं। और क्योंकि घर के आसपास कोई स्टूडियो भी नहीं है, टू बी फ्रैंक, है ना। तो इस वजह से लाइव नहीं हो पाई अपनी। ऑल राइट। लेकिन हाँ, अब यह है कि अब आपका कोई छुट्टी वुट्टी वाला सिस्टम नहीं होगा, जब तक कि कोई मैं ही कुछ बीमार हो जाऊं या फिर कुछ बहुत ही ज्यादा इमरजेंसी ना हो जाए, तब तक आपकी कोई छुट्टी नहीं होगी, रेगुलर क्लासेस चलेगी, ठीक है। आज वाला जो सेशन है वो हम लोग 1.5 घंटे का कर रहे हैं। कोशिश करूंगा मैं कल वाला जो सेशन है, कल से हम लोग सेशन 2 घंटे का रख लें, ठीक है। ऑल राइट, डन। तो नेक्स्ट वाला जो सेशन होगा, आज मैं टीम से बात करूंगा, है ना, जो भी कोऑर्डिनेटर्स वगैरह हैं उनसे मैं बात करूंगा। क्या बोलते हैं वो, 2 घंटे का सेशन हो पाता है, नहीं हो पाता, होता है तो क्या टाइमिंग्स रहेंगी, कैसे मैनेज होगा, वो मैं एक बार बात कर लूंगा। और अगर मान लो हो पाएगा तो फिर हम लोग नेक्स्ट वाले सेशन 2 घंटे का ही करेंगे, ठीक है। डन। अब तो ठीक है मेरे हिसाब से। ऑल राइट। हाँ, ठीक है जी। अरे वोट वोट किसको दिया ये मत पूछा करो भाई, ये बड़ा वो होता है, मतलब ये कंट्रोवर्शियल होता है बड़ा, वोट के बारे में बताना कि किसको वोट दिया है ना। क्या पता कभी कोई, है ना, कुछ बात बोल दे, सामने वाले को पसंद आए ना आए, है ना। तो वो अपना डिसीजन होता है, जो आपको लगे कि जो आपके भले के लिए काम कर सकता है ना, उसको आप वोटिंग करें। किसी के बहकावे में आके हमेशा वोटिंग नहीं करनी चाहिए, ये एक्सपेक्टेड होता है एक पढ़े लिखे आदमी से, है ना। ऑल राइट। और आप सारे लोग पढ़े लिखे और हो सकता है आप में से भी कई लोगों का वोटिंग होता हो, नहीं भी होता तो हो सकता है अगले साल से होना स्टार्ट हो जाए, ठीक है। हाँ। तो इस वजह से जो आपको लगे आपकी भलाई के लिए काम कर सकता है, जो एजुकेशन के लिए काम कर सकता है, वो तो आपको पता ही है, आप तो अभी पढ़ाई वाले बच्चे हो, है ना। तो उसको आप वोट करें हमेशा, इस समय ही नहीं, लाइफ में हमेशा, ठीक है ना। इधर उधर किसी की कई सुनाई बात पे आके वोट ना करें, मैं तो यही कहूंगा। इससे ज्यादा और कुछ कहने की जरूरत नहीं, बाकी आप लोग सब समझदार हो, है ना। आजकल ज्यादा समझदार है वोटिंग के मामले में जनता। आइए फिर तो हम लोग कर लेते हैं सेशन को स्टार्ट बिना किसी देरी के। पी ब्लॉक एलिमेंट्स का लेक्चर नंबर 7 हम लोग आज वाले सेशन में करने वाले। केमिकल प्रॉपर्टीज ग्रुप 17 एलिमेंट की बची थी, है ना। ग्रुप 17 एलिमेंट्स हेलोजेंस होते हैं, हेलोजेंस क्यों कहते हैं वो भी हम लोगों ने लिख दिया था। फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है वो भी हम लोगों ने लिख लिया था। ऑलराइट। फिर उसके बाद हम लोग बात करेंगे ग्रुप 18 एलिमेंट्स की। ग्रुप 18 में आती है आपकी नोबल गैसेस, है ना, और उनकी हम लोग इलेक्ट्रॉनिक और फिजिकल प्रॉपर्टीज तो आज कर ही लेंगे। अगर हमारे पास टाइम रहा तो हम लोग इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी कर लेंगे, ठीक है।
अब मैं एक और बात कह दूं, क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं, पोल वाले सेशन हम लोगों ने ज्यादा नहीं किए, है ना। जो क्वेश्चन वाली प्रैक्टिस होगी मैं एक सेशन में रखूंगा अलग से। ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, खत्म होने के बाद आप सब लोग रिवाइज कर ही रहे हो साथ साथ, फिर पूरे, है ना, चैप्टर के जो हम लोग क्वेश्चंस हैं वो करेंगे एक साथ, एक दिन पूरा दिन भर प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है ना, है ना। तो अभी उसके लिए मत चिल्लाना, पोल 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 पोल, ठीक है, उसके लिए मत 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 चिल्लाना आप लोग, ठीक है। ऑल राइट, चलिए, तो हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज की ग्रुप 17 एलिमेंट की बात कर रहे थे, और केमिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहले मैं आज आपको बताने वाला हूं ऑक्सीडेशन स्टेट। आप अगर एक चीज नोटिस करोगे ना, तो हमारा चाहे कोई सा भी ग्रुप हो, 13 हो, 14 हो, 15 हो, 16 हो, 17 हो या फिर 18 हो, हमेशा वो जो सीक्वेंस है चैप्टर का, वो सीक्वेंस आपको हमेशा सेम मिलेगा, है ना, कोई डिफरेंस नहीं है। इस वजह से आपको चीजें याद रखने में भी आसानी रहेगी। जैसे ही हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, सबसे पहले मैं आपको केमिकल प्रॉपर्टीज में ऑक्सीडेशन स्टेट एंड ट्रेंड्स इन केमिकल रिएक्टिविटी ही पढ़ाता हूं, चाहे कोई सा भी सेशन हो, है ना। ये चीज हम लोग हमेशा ही करते हैं। डन, बहुत बढ़िया। तो हाँ, देखो, सबसे पहली चीज हम लोगों ने बात करी कि भाई जो हेलोजेंस होते हैं, वैलेंस शेल में इनके कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर इनका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखोगे ना आउटर मोस्ट शेल का, तो NH2NP5 होता है, यस। वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा। और ये जो एलिमेंट्स होते हैं हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, है ना। हम लोगों ने बात करी थी ना, फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, आयोडीन हो गया, ये सारे के सारे ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी काफी हाई होती है। वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये सारे के सारे जो एलिमेंट्स होते हैं कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं? -1। कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे? -1, ठीक है ना, सारे के सारे, कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें। फिर उसके बाद जो क्लोरीन होता है, ब्रोमीन होता है, आयोडीन होता है, वो +1, +3, +5, +7 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो कर सकता है। लेकिन हमेशा ध्यान रखना, फ्लोरीन जो होगा वो कभी भी पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करेगा, ठीक है ना। फ्लोरीन कभी भी पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करेगा। इसका कोई रीजन बता सकता है मुझे? हाँ जी, कोई रीजन बता सकता है क्यों फ्लोरीन नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करेगा? एनीवन, कोई भी जिसको लगता है ये रीजन हो सकता है? हाँ जी, बताओ देखें। नेक्स्ट चैप्टर बेटा हम लोग कोऑर्डिनेशन स्टार्ट करेंगे, है ना। नेक्स्ट चैप्टर कोऑर्डिनेशन स्टार्ट होगा। ऑल राइट, देखो, +1, +3, +5, +7 जैसे बहुत सारे कंपाउंड्स बने थे ना। जैसे मान लो ClF3 है, इसमें क्लोरीन कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट में है? +3 में, यस। I2O5 है, I2O5 में आयोडीन कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में है? +5 है। Cl2O7 है, क्लोरीन का ऑक्साइड है, उसमें क्लोरीन कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में है? +7 में। तो ये सारे के सारे जो एलिमेंट्स हैं +1, +3, +5, +7 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकते हैं। फ्लोरीन जो होता है, फ्लोरीन कहता है कि मैं पूरी पीरियोडिक टेबल का राजा हूं इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के मामले में। क्या कहता है कि भाई जिसके इलेक्ट्रॉन खींचने हैं ना, मैं खींचूंगा, मेरे इलेक्ट्रॉन कोई नहीं खींच पाएगा, बिकॉज मैं पूरी पीरियोडिक टेबल में हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हूं। इसी वजह से फ्लोरीन पे कभी पॉजिटिव चार्ज नहीं आता, उसके इलेक्ट्रॉन खींचने की औकात किसी में नहीं है ना। फ्लोरीन बोलेगा मैं जिसके चाहे इलेक्ट्रॉन खींच सकता हूं, ठीक है ना। तो ये चीज तो बहुत ही आसान है, ये हम लोगों ने देख ही ली। और देखो, एक चीज मैंने आपको और बोली थी, जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट होती है किसी भी एलिमेंट की, अरे बोलो ना, किसी भी एलिमेंट की जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स होती है, वो एलिमेंट जनरली किसके साथ शो करता है? या तो फ्लोरीन के साथ या फिर ऑक्सीजन के साथ। यही होता है कि नहीं होता? देखो ये रहा कि हायर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन आर रियलाइज्ड मेनली विद फ्लोरीन एंड ऑक्सीजन एटम्स, है ना। यही तो होता है। जैसे आयोडीन बनाता है IF7, है ना, उसमें आयोडीन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है दादा? +7 है। लेकिन कभी भी ICl7 नहीं बनेगा, है ना। ICl7 का फॉर्मेशन नहीं होगा, है ना, ये नहीं बनेगा। ये बनेगा बिकॉज फ्लोरीन का साइज छोटा होता है, छोटी साइज है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है, छोटी साइज है तो चारों तरफ स्टेरिक क्राउडिंग भी नहीं होता। यहां पर क्लोरीन का साइज बड़ा है, एटम्स आपस में एक दूसरे के साथ भिड़ने लग जाएंगे, है ना। क्या करेंगे? भिड़ने लग जाएंगे। डन, ऑल राइट, ये तो बहुत ही आसान सिंपल सी चीज थी, है ना, ये हम लोगों ने बात करी ली। बाकी एक और पॉइंट लिखा है, जो ऑक्सो एसिड्स होते हैं फ्लोरीन और क्लोरीन और ब्रोमीन के, उसमें आपको इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट +4, +6 भी मिल सकती है, लेकिन ये बहुत ही रेयर है ना, ये ज्यादा नहीं मिलेगी, ठीक है ना, ये आपको ज्यादा नहीं मिलेगी। +4, +6 ऑक्सीडेशन स्टेट सिर्फ और सिर्फ ऑक्सो एसिड्स में मिलेगी। हालांकि ऑक्सो एसिड्स कंपाउंड्स ऑफ हेलोजेंस होते हैं और कंपाउंड्स ऑफ एलिमेंट्स हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, फिर भी थोड़ा सा इनके बारे में जो छोटी मोटी कहानी होगी ऑक्सो एसिड्स के बारे में, ये मैं आपको बता दूंगा, ठीक है ना। डन बेटा, +7 नहीं बनती ना, +7 में आयोडीन क्लोरीन के साथ कोई बॉन्ड नहीं बनाता, है ना। 5 में बना सकता है, 3 में बना सकता है, क्योंकि 5 क्लोरीन तो अकोमोडेट हो ही सकते हैं, मान लो 7 नहीं हो सकते ना। यस, हाँ,
तो कहने का मतलब ये है, अगर मान लो कोई भी एलिमेंट है किसी के साथ रिएक्ट ना करना चाहे ना, तो उसके साथ आप फ्लोरीन ले जाओ, है ना। कोई अगर सख्त बन रहा हो कोई एलिमेंट, बोले मैं नहीं रिएक्ट करूंगा, मैं हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में रिएक्ट नहीं कर पाता हूं, तो उसके सामने कौन रख दो, या तो फ्लोरीन रख दो या फिर ऑक्सीजन रख दो, पिघल जाएगा वो, है ना, चाहे वो कितना भी सख्त एलिमेंट हो। जैसे जिनोन होता है ना, जिनोन एक नोबल गैस है, फिर भी वो फ्लोरीन के साथ रिएक्ट कर लेता, बताओ। तो फ्लोरीन देख रहे हो मतलब, है ना, फ्लोरीन सबका ध्यान भंग कर देगा, है ना। वो फ्लोरीन और ऑक्सीजन, ऑक्सो ऑक्सो जो एनायन होते हैं वो भी बनते हैं ना फ्लोरीन के, जिनोन के XCO3 बनता है लेट से, जिनोन जो होता है वो ऑक्सीजन के साथ भी रिएक्ट कर लेता है। तो ये ऑक्सीजन और फ्लोरीन एलिमेंट ही ऐसे हैं कि बड़े बड़े जो एलिमेंट्स होते हैं जो किसी और के साथ रिएक्ट नहीं करते, वो यहां आके फ्लोरीन और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाते हैं। रीजन मैंने आपको बता दिया, फ्लोरीन एक छोटा एलिमेंट है, बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है ना। वो कहता है भाई तू, मैं तेरे साथ इतना बढ़िया बॉन्ड बनाऊंगा ना, तू समझ नहीं सकता, तेरा दिल खुश हो जाएगा। तो अगला एलिमेंट कहता है चलो ठीक है बना के देख ही लेते हैं फिर, है ना। हाँ चलिए आगे चलते हैं। कुछ और बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जो आपके सामने लिखी है कि जो फ्लोरीन होता है वो -1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। ऑब्वियस ही बात है, बिकॉज फ्लोरीन जो होता है पूरी पीरियोडिक टेबल का मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है। हेलोजेंस होते हैं वो हाईली रिएक्टिव होते हैं। मुझे एक बात बताइए, हेलोजेंस की रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या होगा? यस, रिएक्टिविटी अगर मैं तुमसे पूछूं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कौन सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा, ये हम लोगों ने पढ़ ही लिया भाई। ये सारे के सारे नॉन मेटल्स हैं, और नॉन मेटल्स की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन गेन करने की, है ना। नॉन मेटल्स की इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी होती है। तो इसी वजह से अगर आप रिएक्टिविटी का ऑर्डर देखोगे तो डाउन द ग्रुप जाने पर रिएक्टिविटी डिक्रीज करेगी। ये तो हम लोगों ने पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में पढ़ लिया था दादा, है ना। दे रिएक्ट विद मेटल्स एंड नॉन मेटल्स टू फॉर्म हैलाइड्स। हैलाइड्स का फॉर्मेशन होता है, जैसे मेटल होता है सोडियम, है ना। सोडियम की रिएक्शन आपने करवा दी क्लोरीन के साथ, तो क्या बन जाता है? सोडियम क्लोराइड बन जाता है ना, हैलाइड बन गया ना दादा। पोटेशियम भी क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके पोटेशियम क्लोराइड बना लेगा। तो ये मेटल्स और नॉन मेटल्स के साथ रिएक्ट करके क्या बनाते हैं? हैलाइड्स का फॉर्मेशन करते हैं। जैसे कार्बन है ना, कार्बन है वो भी क्लोरीन के साथ रिएक्ट करवा दो, CCl4 बनता ही है ना यार, बताओ। CCl4 बनता ही है ना। CCl4 क्या होता है? ये भी आपका एक हैलाइड है, ठीक है ना। तो ये जो एलिमेंट्स होते हैं, ये मेटल और नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करके क्या बनाते हैं? हैलाइड्स का फॉर्मेशन करते हैं, सॉल्ट्स का फॉर्मेशन करते हैं। कोई दिक्कत इसमें, है ना। और ये वाली चीज तो लिखी ली कि जो रिएक्टिविटी होती है हेलोजेंस की वो डाउन द ग्रुप डिक्रीज करती है, क्योंकि डाउन द ग्रुप जाने पर इलेक्ट्रॉन गेन करना मुश्किल होता जाता है। बहुत सिंपल सी बात है। मेटल्स की रिएक्टिविटी डाउन द ग्रुप इंक्रीज करती है, नॉन मेटल्स की रिएक्टिविटी डाउन द ग्रुप डिक्रीज करती है। सारी दुनिया जानती है, इसमें मेरे हिसाब से किसी को कोई डाउट नहीं है, ठीक है। यहां तक सारी कहानी समझ में आ रही? नोट कर लिया हो तो डन लिख देना, समझ में आ गया हो तो थम्स अप कर देना, फिर उसके बाद आगे चलेंगे। बताइए फटाफट। यस यस, हाँ जी हाँ जी, दादा नोट किया हो तो डन लिखना, समझ में आ गया हो तो थम्स अप करना, फिर उसके बाद हम लोग रिएक्टिविटी इंडिविजुअली बात करने वाले। बताओ देखें फटाफट, फास्ट। हो गया डन? क्या बात है, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं भाइयों और कुछ और चीजों के बारे में बात करते हैं। देखो अगर मैं तुमसे पूछूं ऑक्सीडाइजिंग नेचर, अच्छा ऑक्सीडाइजिंग नेचर बताओ, सबसे जबरदस्त ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। बताइए ऑक्सीडाइजिंग नेचर की जब बात आती है तो सबसे जबरदस्त ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है पूरी पीरियोडिक टेबल में कौन? फ्लोरीन। होता है कि नहीं होता? होता है ना। फ्लोरीन सबसे जबरदस्त ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। आप लोगों ने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ लिया होगा, है ना। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आप लोग ये सारी चीजें पढ़ते हो कि ये जो आपका फ्लोरीन होता है इसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल सबसे मैक्सिमम होता है, +2.87 वोल्ट होता है ना। और सबसे जबरदस्त रिड्यूसिंग एजेंट होता है कौन? आपका लिथियम, है ना, -3.05 वोल्ट होता है। तो फ्लोरीन जो होता है वो मैक्सिमम एलिमेंट को ऑक्सीडाइज करने की टेंडेंसी रखता है, बिकॉज इसका एसआरपी जो होता है वो हाईएस्ट होता है, हाईएस्ट वैल्यू होती है एसआरपी। अरे एसआरपी नाम सुने सुने हो? हैं? नाम सुना सुना लग रहा है ना। नहीं पढ़ा है, नहीं हुआ है, कोई बात नहीं, ठीक है तो कोई बात नहीं, हो जाएगा। एक बार तो पढ़ ही लिया, 12th क्लास तो पास करके आए हो ना सब लोग, है भाई? या फिर यहां भी कोई अप्रोच से आया है? अरे 12वीं तो पास करके आए हो, हाँ तो वहां तो पढ़ाई है,
वहां तो पढ़ ही लिया ना, अगर नहीं भी पढ़ा है तो कोई बात नहीं, ये वाला ऑर्डर तो सबको पता होता है ना, फ्लोरीन सबसे तगड़ा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है ना। उसका रीजन मैंने बता दिया, उसका एसआर भी सबसे ज्यादा होता है। यस, और वो लास्ट क्लास में क्वेश्चन भी तो करवाया था, बताओ दादा, एक क्वेश्चन भी करवाया था लास्ट क्लास में। अच्छा बताओ, पिछली जो क्लास थी ना, पिछली क्लास में सबसे लास्ट क्वेश्चन कौन सा करवाया था, बिना देखे? नोट्स मत देखियो बे, हाँ जेई की कसम है तुम्हें, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, पिछली क्लास में सबसे लास्ट क्वेश्चन कौन सा करवाया था? अभी पता लगेगा। खैर है सर, हम तो अप्रोच से आए भाई, कुछ छोटी मोटी चीजें बची हैं अभी इस देश में जहां पर अप्रोच नहीं लगती है ना, वो अभी यही है कि भाई 12वीं पास करना है तो थोड़ा अप्रोच का काम कम है ना, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं होता, लेकिन थोड़ा कम है। हाँ, सबसे लास्ट क्वेश्चन कौन सा था? यस, यही वाला तो क्वेश्चन था कि क्लोरीन जो होता है उसके लिए इलेक्ट्रॉन गेन करना आसान है सबसे, लेकिन स्टिल फ्लोरीन सबसे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। याद आया? हाँ, वही तो क्वेश्चन था। फिर मैंने बताया था कि ऑक्सीडाइजिंग नेचर कौन कौन सी एनर्जीज पे डिपेंड करता है। सबसे पहले हम लोगों ने लिखा था इलेक्ट्रॉन गेन, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, और लास्ट में था हाइड्रेशन एनर्जी, है ना। और वहां से हम लोगों ने लास्ट में कंक्लूजन निकाला था कि फ्लोरीन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कुछ कुछ याद आया है? ठीक है, हाँ, वो तो वही उसी 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 की तो लाइन लिखी है ये वाली कि फ्लोरीन सबसे जबरदस्त ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है ना। आओ देखो, ये लिखा है F2 इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग हेलोजन, बहुत बढ़िया। और इसके रास्ते में अगर कोई भी हेलोजन आएगा सबको ऑक्सीडाइज कर देगा, है ना। जैसे F2 है, उसकी रिएक्शन किसी और हेलाइड के साथ करवाओ आप, या X क्या हो सकता है, क्लोरीन भी हो सकता है, ब्रोमीन भी हो सकता है, आयोडीन भी हो सकता है। यहां F2 बहुत जबरदस्त ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, सारे के सारे हेलाइड को किसमें कर देगा ऑक्सीडाइज? X2 में, है ना। यहां पर देखो X की ऑक्सीडेशन स्टेट -1 है, यहां पर X का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है। सर -1 से 0 जा रहा है सर, सर ऑक्सीडेशन हो रहा है सर, तो इसका मतलब ये F2 इसको ऑक्सीडाइज कर रहा है। ये 10वीं क्लास की रिएक्शन है, 10th क्लास में पढ़ाई जाती है ये वाली रिएक्शन। यस, अब देखो, मान लो अगर तुमसे कोई पूछे क्लोरीन, तो दादा एक बात बता, क्लोरीन किसको ऑक्सीडाइज कर पाएगा? ब्रोमीन और आयोडीन को कर पाएगा। अगर तुमसे कोई पूछे कि क्या क्लोरीन फ्लोरीन को ऑक्सीडाइज कर पाएगा, क्या ये चीज पॉसिबल है क्या? तुम एक बात बताओ, Cl2 की अगर मैं F2 से रिएक्शन करवा दूं तो क्या ऐसा हो सकता है क्या? हैं जी, F माइनस, सॉरी, हाँ, क्या ऐसा पॉसिबल है क्या? F-1 से 0, क्या क्लोरीन की इतनी औकात है आज है कि वो फ्लोरीन को ऑक्सीडाइज करवा देगा? फ्लोरीन बोलेगा अच्छा मुझे ऑक्सीडाइज करवा रहे हो, इतना दम कहां से लाए हो भैया? नहीं होगा दादा, ये जो रिएक्शन है ये स्पॉन्टेनियस नहीं होगी, इसका डेल्टा जी पॉजिटिव होगा, ठीक है ना, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगी। तो क्लोरीन सिर्फ और सिर्फ किसको ऑक्सीडाइज करवा पाएगा? ब्रोमीन और आयोडीन को, है ना। यहां पर X माइनस क्या हो सकता है? या तो ब्रोमीन या फिर आयोडीन, है ना। X माइनस X2 ऑक्सीडेशन हो रहा है, लेकिन फ्लोरीन का नहीं हो सकता, क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन का ही हो सकता है। सबसे लास्ट में अगर मैं पूछूं तुमसे Br2 का, अरे तो भैया Br2 इन दोनों को ऑक्सीडाइज नहीं करवा पाएगा, सिर्फ किसको करवा पाएगा? आयोडीन को, है ना। तो अगर Br2 की बात करें, सिर्फ I माइनस को ही I2 में ऑक्सीडाइज करवा पाएगा, है ना। जेई में पूछे हुए क्वेश्चन सही है दादा, ये जेई में पूछे हुए क्वेश्चन है। यहां पर X लिख देगा, बताओ फ्लोरीन X की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, X कौन कौन सा हो सकता है, ठीक है, क्लियर? हाँ, डन डन डन, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। नोट कर लिया हो तो डन लिखना, है ना, नोट कर लिया हो डन लिखना। नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे। कोई कह रहा है सर अल्कोहल फिनॉल ईथर रिमूव हो गया क्या? हाँ, तुम सारे रिमूव करवा लो साला, है ना। ये 2-4 चैप्टर ही पढ़ो तुम। अबे इतने सारे चैप्टर तो तुम्हारे रिमूव हो गए यार, इसके बाद भी मतलब सर ये भी रिमूव हो गया। अल्कोहल फिनॉल ईथर कैसे रिमूव करोगे दादा? अल्कोहल फिनॉल ईथर कहां से रिमूव हो जाएगा? उसकी रिएक्शन हर चैप्टर में आती है, उसकी रिएक्शन बताओ कहां से रिमूव होगा, बताओ। है, हो गया, डन, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आओ देखें अगली जो 2 स्लाइड्स है ना, अगली जो 2 स्लाइड्स है वो इंपॉर्टेंट है। अगली जो 2 स्लाइड्स है मैं इस पे इंपॉर्टेंट मार्क कर रहा हूं, पहले दिख लेता हूं, मैं तुम्हें पहले ही बोल देता हूं, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और आप चाहो तो इसमें वो भी लिख सकते हो, रिएक्शन विद वाटर, है ना। आप चाहो तो इसका हेडिंग ये भी लिख सकते हो, रिएक्शन विद वाटर, वाटर के साथ रिएक्शन। अगली 2 स्लाइड्स काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखियो अच्छे से, ठीक है। आओ जी,
तो फ्लोरीन की अगर मैं बात करूं, देखो फ्लोरीन हम लोगों ने बात करी कि फ्लोरीन सबसे जबरदस्त ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इसकी रिएक्शन आपने पानी के साथ करवाई। देखो H2O में जो ऑक्सीजन है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है बताओ जरा, दादा फटाफट बताओ। H2O में व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन, फटाफट फटाफट, व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन इन H2O, जल्दी बोलिए जल्दी बोलिए। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट बताइए, फास्ट जल्दी बताइए। सर एडवांस का बचा हुआ सिलेबस कौन करवाएगा, अब बताओ कौन करवाएगा भाई, तुम्हें तुम्हें क्या लग रहा है, कोई आएगा? हाँ, तुम्हें लग रहा है कोई दूसरा आएगा क्या? जब मैं पढ़ा रहा हूं तो मैं ही करवाऊंगा कोई दूसरा तो करवाना नहीं आएगा ना, मैं करवाऊंगा, चिंता मत करो तुम, ठीक है, तसल्ली रखो। -2 है ना, वेरी गुड बेटा। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट है -2, देखो -2 से O2 में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया 0। तो मुझे एक बात बताइए, क्या ऑक्सीडेशन हुआ क्या? क्या ऑक्सीडेशन हुआ क्या? बिल्कुल हुआ सर, है ना। और फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? 0। यहां पर कितना है? -1। सर F2 जो है वो खुद रिड्यूस हो रहा है, ऑब्वियस है, अगर ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो इसका खुद का रिडक्शन होगा। तो जब आप F2 की रिएक्शन वाटर के साथ करवाते हो, F2 का रिएक्शन जब आप वाटर के साथ करवाते हो तो हाइड्रोजन फ्लोराइड बनता है, HF बनता है ना, और HF को पानी में डालोगे H+F- में अलग अलग हो जाएगा, डिसोसिएट हो जाएगा, एसिडिक इन नेचर होता है। और F2 जो होगा वो वाटर को ऑक्सीडाइज कर देगा, किसमें? O2 में। ये रिएक्शन काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, लेकिन क्लोरीन इस तरह से रिएक्ट नहीं करता। क्लोरीन जो होता है वो इतना जबरदस्त ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं होता, है ना। फ्लोरीन बहुत तगड़ा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो वो H2O को ऑक्सीडाइज कर सकता है, डन। लेकिन क्लोरीन जो होगा वो इसको ऑक्सीडाइज नहीं कर पाएगा, ठीक है, नहीं कर पाएगा। तो क्या होगा? वाटर के साथ रिएक्ट करके एक तो बनेगा H+Cl-, मतलब HCl बन गया ना ये, और साथ में बनेगा HOCl। ये एक ऑक्सी एसिड होता है क्लोरीन का, जिसका नाम है हाइपोक्लोरस एसिड। क्या बोला जाता है इसको? हाइपोक्लोरस एसिड। इसका नाम क्या दादा? हाइपोक्लोरस एसिड। इसका नाम क्या है? हाइपोक्लोरस एसिड। मेरी बात समझे क्या? यस। तो ये जो रिएक्शन है इसमें देखो क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, यहां पर क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट -1 है, और यहां पर क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होगा, है ना। तो क्या मैं ऐसे कह सकता हूं ये डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है? यस, क्या मैं ऐसे कह सकता हूं क्या कि 0 से -1 रिडक्शन हो रहा है, 0 से +1 ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है ना। और रिडक्शन और ऑक्सीडेशन सिर्फ और सिर्फ एक ही एलिमेंट का हो रहा है, इसका मतलब ये रिएक्शन कैसी होगी? रिडॉक्स तो है, लेकिन रिडॉक्स के साथ साथ डिस्प्रोपोर्शनेशन भी है, ठीक है। हाइपोक्लोरस एसिड, इसका नाम क्या? अब ये नाम तो ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है, हाइपोक्लोरस एसिड, समझे क्या? हाइपोक्लोरस एसिड। जैसे अगर मान लो मैं ब्रोमीन ले लूं यहां पर, है ना, क्या ले लूं दादा? ब्रोमीन ले लूं, तो ब्रोमीन भी अगर वाटर के साथ रिएक्ट करेगा ना, तो पता है क्या बनाएगा? एक तो बनाएगा HBr और साथ में बनाएगा HOBr, ठीक है ना। ये क्या है? हाइड्रोजन ब्रोमाइड, है ना। या फिर इसको ऐसे भी कह सकते हो हाइड्रोजन क्लोराइड, या फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ऐसे भी तो कह सकते हो ना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और ये है हाइपोक्लोरस एसिड, ये ये है हाइड्रोब्रोमिक एसिड, और इसका नाम क्या हो जाएगा? HOBr। क्या हो जाएगा बताओ नाम इसका? हाइपोब्रोमस एसिड। ये क्या दादा? हाइपोब्रोमस एसिड। मेरी बात समझे हो क्या तुम? तो फ्लोरीन क्या करता है? वाटर को ऑक्सीडाइज कर देता है। फ्लोरीन वाटर को ऑक्सीडाइज कर देगा O2 में। क्लोरीन और ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे, क्लोरीन बनाएगा HCl + HOCl, ब्रोमीन बनाएगा HBr + HOBr, है ना। हाइपोहैलस एसिड का फॉर्मेशन होता है। जैसे क्लोरीन है तो हाइपोक्लोरस एसिड, ब्रोमीन है तो हाइपोब्रोमस एसिड, ठीक है ना। और यही चीज है जो यहां पर लिखी हुई है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है, इनको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। हाइपोब्रोमस एसिड। क्लियर हुआ क्या? समझ में आया क्या दादा? नोट कर लिया है तो डन लिखना, आगे चलेंगे। अभी एक और बच गया है, कौन? आयोडीन, है ना। फ्लोरीन का देख लिया, क्लोरीन ब्रोमीन एक जैसा रिएक्शन करते हैं, है ना। एक और बच गया, कौन? आयोडीन बच गया, बताइए, है ना। नोट कर लिया हो तो डन लिखना, आगे चलेंगे और आयोडीन के साथ रिएक्शन देखने वाले हैं। यस यस, ठीक है। अबे ओ मोए मोए पढ़ ले इधर, साला सुबह सुबह मोए मोए याद आ रहा तुम्हें, है भाई। सुबह की जो सबसे पहली क्लास होती है ना, वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की इसीलिए दी गई है। मेरी बात समझ रहे हो? थोड़ा लॉजिक लगा के, कि अगर इनऑर्गेनिक को सबसे लास्ट में दे दिया ना, तो ये जो जनता सुबह सुबह दिख रही है, इसके आधे लोग भी नहीं दिखेंगे, है ना। क्योंकि जब ये रिएक्शंस आएंगी
और जब थके हुए होंगे तुम लोग, क्योंकि क्लासेस भी आजकल तुम लोगों की 4-4 हो रही है, सोच के देखो चौथी क्लास हो इनऑर्गेनिक, है ना, तो इतना रिस्क मैं भी नहीं लेना चाह रहा हूं। यस, हाँ, आओ देखे आओ। अब इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं आयोडीन की। आयोडीन की जो वाटर के साथ रिएक्शन है, HI+O2 बना, लेकिन लिखा है कि ये जो रिएक्शन है दादा कैसी है, नॉन स्पॉन्टेनियस है। ये देखो, ये फ्लोरीन जैसी रिएक्शन है ना, फ्लोरीन की, यहां पर फ्लोरीन अगर होता F2+H2 तो क्या बनता, HF+O2। आयोडीन है तो ये कहता है आयोडीन H2 के साथ रिएक्ट करके HI+O2 बनाए अगर मान लो, तो ये जो रिएक्शन है इसका डेल्टा जी पॉजिटिव होता है। ये रिएक्शन है इसका डेल्टा जी पॉजिटिव होता है। सर ये रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस है, मतलब ये नहीं होगा। लेकिन अगर मान लो मैं उसको उल्टा कर दूं, इसी रिएक्शन को उल्टा कर दूं, H प्लस I माइनस O2 के साथ रिएक्ट करता है और I2 प्लस H2 बन जाता है। ये जो रिएक्शन है ये कैसी है, स्पॉन्टेनियस है। इस रिएक्शन का डेल्टा जी नेगेटिव होगा। क्यों? क्योंकि हमने रिएक्शन को उल्टा कर दिया। थर्मोडायनेमिक्स तुम लोग पढ़ चुके हो, जब आप रिएक्शन को उल्टा लिखते हो तो उसके डेल्टा जी का साइन ऑपोजिट हो जाता है ना। तो अगर इसका डेल्टा जी पॉजिटिव है, अगर ये नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, तो ये वाली कैसे होगी, स्पॉन्टेनियस होगी, है ना। तो ऐसे ध्यान रखना, I2 जो है ना वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता, लेकिन I माइनस जो होता है उसको उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है, I2 में कौन कर देता है, O2, है ना। तो जो O2 होगा वो I माइनस को I2 में ऑक्सीडाइज कर देगा। ये वाली रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, ध्यान रखिएगा। आयोडीन की जो रिएक्शन होती है वो रिवर्स होती है फ्लोरीन की रिएक्शन की, ऑपोजिट होती है फ्लोरीन वाली रिएक्शन की। इस तरह से आप इसको याद रख सकते हो, है ना। कहानी गड़बड़ हो जाएगी, हाँ अबे मोए मोए यहां हो जाएगा तुम्हारा इसको अगर ढंग से नहीं देखा तो। हाँ, व्हाइट फॉस्फोरस दे दो कोई। यार ऐसा इतना बुरा थोड़ी लग रहा है यार, इनऑर्गेनिक क्या बात कर रहे हो तुम, व्हाइट फॉस्फोरस मांग रहे हो, मतलब है, मतलब इनऑर्गेनिक पढ़ने से अच्छा है जहर खा लेना। वाह, दिल तोड़ दिया तुम लोगों ने भाई। सुबह सुबह बताओ आज किसकी शक्ल देखी थी, बतानी है, बताओ। हम्म हाँ, अरे बेटा फ्लोरीन के साथ क्यों हो जाती है, क्योंकि जो फ्लोरीन है वो हाईली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है यार, वो बहुत जबरदस्त ऑक्सीडाइजिंग नेचर रखता है। उसके रास्ते में जो भी आता है उसको ऑक्सीडाइज कर देता है। आयोडीन की इतनी औकात नहीं है ना बेचारा। आयोडीन जो होता है वो बहुत बहुत वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। आयोडीन I2 भी होता है, लेकिन उसका जो ऑक्सीडाइजिंग नेचर है फ्लोरीन के कंपैरिजन में काफी कम है, इसी वजह से वाटर को ऑक्सीडाइज नहीं कर पाता है, ठीक है ना। हाँ, डन, चलो आगे चलें फिर, अब आगे चलें। ये भी हो गया ना, ये दो स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट थी, मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया। ये दोनों स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट थी, मैंने पहले ही बता दिया था तुम्हें, इसको याद कर लेना अच्छे से। इस पे भी इंपॉर्टेंट लिख दिया क्या तुमने, हाँ इस पे भी चांद तारे सितारे बना लो, जो तुम ABCD XYZ जो भी लिखते हो ना वो लिख लेना इस पे ना, है ना। ये उम्र ही ऐसी होती है, जनता लिखती है XYBC, है ना। उसका नाम ना C से स्टार्ट होता है ना, तो मैं इसके ऊपर C लिखूंगा, है ना। C में से तुम में से तो किसी का निकनेम C से स्टार्ट नहीं होता ना, है, सोच लेना। आओ आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट में हम लोग बात करेंगे अनोमलस प्रॉपर्टीज ऑफ, अनोमलस बिहेवियर ऑफ फ्लोरीन, है ना। फ्लोरीन जो होता है वो अपने ग्रुप का फर्स्ट एलिमेंट है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। यस, फ्लोरीन अपने ग्रुप का फर्स्ट एलिमेंट है, तो इसकी जो प्रॉपर्टीज होगी अपने ग्रुप के बाकी एलिमेंट से थोड़ी अलग होती है ना, डिफरेंट प्रॉपर्टी शो करता है वो, ठीक है। तो उसका रीजन क्या है, क्यों क्यों शो करता है, इसका रीजन आप लोग क्या करते हो, इसकी जो साइज होती है वो काफी छोटी होती है, यस, और इसकी जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी होगी काफी हाई होगी। अब तो यार तुम्हें रट गया होगा ये, है ना, ये तो तुम्हें रट गया होगा यार, बताओ ना। ये तो अगर कोई तुम्हें रात को 3 बजे भी उठा के पूछे ना, तुम बता सकते हो ना उसको, बोलो। यस, चलिए चलिए, हाँ ठीक है, वो तुम समझ ही गए हो मैं कौन से सी की बात कर रहा हूं, फालतू लिखने से क्या मतलब है, चीकू ये वो तुम समझ गए हो, हाँ। यस, तो इसका अनोमलस बिहेवियर होने का फ्लोरीन का रीजन आप सब लोगों के सामने है। ये चीजें होती है, इसकी वजह से फ्लोरीन कुछ डिफरेंट प्रॉपर्टीज शो करता है, ठीक है ना। ये चीज इसने लिखी हुई है। इसका छोटी साइज होती है, इस वजह से इसकी आयनिक और कोवेलेंट रेडियस काफी छोटी होती है ना। F2 का साइज छोटा होने की वजह से वेंडरवॉल फोर्सेस काफी कम होते हैं, तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी कम होता है। फ्लोरीन फ्लोरीन बॉन्ड में
जो दो फ्लोरीन होते हैं उनमें आपस में रिपल्शन होता है। यस, ये जो लोन पेयर होते हैं इनमें आपस में रिपल्शन होता है। इस वजह से इसकी जो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी होती है, इसकी जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है, जितना आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे हो उससे काफी कम होती है ना, इसकी वैल्यूज काफी कम होती है। एंथैल्पी आर क्वाइट लोअर देन एक्सपेक्टेड। यस, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहां तक। लिखता है मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस ऑफ फ्लोरीन आर एक्सोथर्मिक। फ्लोरीन जो रिएक्शन शो करता है ना, मैक्सिमम रिएक्शन कैसी होती है? एक्सोथर्मिक होती है। कोई रीजन बताएगा मुझे? अरे बोलो ना। फ्लोरीन की जो मैक्सिमम रिएक्शंस होती हैं वो एक्सोथर्मिक होती है। देखो, एक्सोथर्मिक मतलब एनर्जी रिलीज होती है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, एनर्जी रिलीज कब होती है? जब एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बने या फिर जब एक वीक बॉन्ड बने? मतलब सारी दुनिया जानती है ना यार, जब भी बॉन्ड बनता है, चाहे वो वीक बने चाहे वो स्ट्रॉन्ग बने, एनर्जी रिलीज होती है। बॉन्ड फॉर्मेशन हमेशा एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। जब एक स्टेबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा तो हमेशा एनर्जी रिलीज होती है, उसमें कोई दो राय नहीं है। हम लोगों ने ग्राफ भी पढ़ा था केमिकल बॉन्डिंग में, है ना। वो ग्राफ नीचे जाता है जब एटम्स एक दूसरे के पास पास आते हैं, नजदीक आएंगे तो एनर्जी डिक्रीज करती है। एक पॉइंट पे आके सबसे कम एनर्जी होती है, वहां पर आके बॉन्ड बनता है, और नजदीक लाओगे बॉन्ड एनर्जी इंक्रीज करेगी। याद है, वीबीटी में पढ़ाया था। यस, हाँ। तो जब एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा ना तो ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी, वीक बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा कम एनर्जी रिलीज होगी। मानते हो इस बात को? अब जो फ्लोरीन होता है, फ्लोरीन कहता है भैया मैं तो बहुत छोटा एलिमेंट हूं पूरे पीरियड में, पूरे ग्रुप में, हेलोजन वाले पूरे ग्रुप में फ्लोरीन सबसे छोटा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर वो छोटा है तो किसी दूसरे के साथ जब वो बॉन्ड बनाएगा, तो वो बॉन्ड बहुत मजबूत होगा, बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा। उस बॉन्ड की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बहुत हाई होगी बिकॉज ऑफ स्मॉल साइज ऑफ फ्लोरीन। और जब एक बहुत मजबूत बॉन्ड बनेगा, जब वो मजबूत बॉन्ड बनेगा तो एनर्जी रिलीज होती है, रिएक्शन एक्सोथर्मिक होगी। मानते हो क्या इस बात को? क्या ये लास्ट वाला पॉइंट समझ में आ गया क्या? देखो लिखा है मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस ऑफ फ्लोरीन आर एक्सोथर्मिक, है ना। डेल्टा एच का वैल्यू कैसा होगा? नेगेटिव होगा। और इसका रीजन भी लिखा है, ड्यू टू स्मॉल एंड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फॉर्म्ड बाय इट विद अदर एलिमेंट, है ना। यस, ड्यू टू स्मॉल साइज एंड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फॉर्म्ड बाय इट विद अदर एलिमेंट। इसका रीजन भी आपके सामने लिखा हुआ है। एक बार थम्स अप करके बताओ, क्या ये वाला पॉइंट समझ में आया क्या? यस, बताइए, क्या ये बात क्लियर हुई? समझ में आया तुम्हें? आप लोगों को अगर याद हो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तुम लोग पढ़ के आए हो, अब मैंने सुना है तुम लोग मतलब वो हो गए हो, ऑर्गेनिक में प्रो हो गए हो तुम लोग, है ना। तो अगर तुम लोगों ने ऑर्गेनिक में रिएक्शन पढ़ी है, हाइड्रोकार्बन में फ्लोरीन की जो रिएक्शन होती है एल्केन के साथ, वो एक्सप्लोसिव रिएक्शन होती है। फ्लोरीन जो होता है वो अंधेरे में भी रिएक्ट कर लेता है। क्लोरीन को सनलाइट की जरूरत पड़ती है, ब्रोमीन को हीट करना पड़ता है, आयोडीन के साथ हमें एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालना पड़ता है। याद आया तुम्हें? है ना। तो फ्लोरीन जो होता है वो हाईली रिएक्टिव होता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है। इसी वजह से फ्लोरीन की रिएक्शंस एक्सप्लोसिव रिएक्शन होती है, एकदम से एनर्जी रिलीज होती है, एक्सप्लोसिव रिएक्शन होती है ना। डन, बहुत बढ़िया जी। चलिए फिर आगे हम लोग कुछ और छोटी छोटी चीजें देख लेते हैं। आपके सामने लिखा है कि जो फ्लोरीन होता है वो ओनली एक ही ऑक्सो एसिड का फॉर्मेशन करता है, आगे मैं पढ़ा दूंगा, HOF बनाता है ना। हाइपोफ्लोरस एसिड, फ्लोरीन सिर्फ एक ही ऑक्सो एसिड बनाता है, बाकी जो एलिमेंट्स होते हैं वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑक्सो एसिड्स बनाते हैं। अभी मैं थोड़ी देर में बता भी दूंगा। अदर हेलोजेंस फॉर्म ए नंबर ऑफ ऑक्सो एसिड्स, बहुत अच्छी बात है। HF जो होता है वो लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे। ओहो, HF जो होता है रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होता है। HCl जो होता है वो गैस होता है। कोई मुझे रीजन बताएगा क्या? HCl, HBr, HI सारे के सारे कैसे होते हैं? गैस होते हैं रूम टेम्परेचर पे। कोई मुझे रीजन बता सकता है क्या? सर रीजन ये होता है कि HF के जो दो मॉलिक्यूल्स होते हैं सर, इनके बीच कौन सी बॉन्डिंग होती है सर? हाइड्रोजन बॉन्ड होता है सर। यस, H बॉन्डिंग होती है। HCl के दो मॉलिक्यूल के बीच हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं है सर, यहां होता है डाइपोल डाइपोल। क्या होता है? डाइपोल डाइपोल। पढ़ के आए हैं सब लोग, रिवीजन हो रहा है ना। अरे बताओ ना। तो अगर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फॉर्मेशन होगा तो लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करेगा, यहां वीक बॉन्ड फॉर्मेशन है तो गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट करता है, ठीक है ना। और बाकी में सारे के सारे गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट करेंगे। बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत ही नहीं है। HF
हाइड्रोजन फ्लोराइड इज अ लिक्विड, बॉइलिंग पॉइंट इसका आपने सामने लिखा है, ड्यू टू स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अदर हाइड्रोजन हैलाइड्स आर गैसेस। इनके बारे में अभी थोड़ी देर में और भी प्रॉपर्टीज हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, डन, कोई दिक्कत नहीं होगी। यहां तक हम लोगों ने पढ़ लिया है अनोमलस बिहेवियर ऑफ फ्लोरीन। अब आ जाइए, हम लोग बात करने वाले हैं रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन। ठीक है, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन। यस, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन। हु डिस्कवर केमिस्ट्री? क्यों, उसकी खोज में निकलोगे क्या तुम लोग? एक बंदा पूछ रहा है, सर केमिस्ट्री डिस्कवर किसने करी? क्या करने वाले हो भाई? केमिस्ट्री कितना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है यार, बताओ। है? मैं तो सोच रहा हूं कि वो जो केमिकल रिएक्शन अगर तुम्हारे सिलेबस में होती तो क्या होता तुम्हारा, है? जब मैं एडवांस वाले सेशन लूंगा जिसमें वो सारी रिएक्शंस हैं, उस दिन क्या होगा मतलब, है? आओ हाँ देखो खैर आवाज को डिगा। हाँ, अगर भाई देखो सिंपल सी बात है ना, आपका कोई हेलोजन X2 वो हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा? हाइड्रोजन हेलाइड का फॉर्मेशन करता है, HX बनाएगा। क्या बनाएगा? HX बनाएगा। जहां पर हाइड्रोजन पे चार्ज होगा पार्शियल पॉजिटिव, फ्लोरीन पे होगा नेगेटिव, है ना, पार्शियल पॉजिटिव नेगेटिव। और ये बॉन्ड जो होगा वो हाईली पोलर बॉन्ड होगा। जैसे क्लोरीन, फ्लोरीन की बात करूं तो HF बनेगा, क्लोरीन की बात करें तो HCl बनेगा, ब्रोमीन की बात करें तो HBr बनेगा, आयोडीन की बात करें तो HI बनेगा। ठीक है ना, इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं, है ना। दे ऑल रिएक्ट विद हाइड्रोजन टू गिव हाइड्रोजन हैलाइड्स, बट एफिनिटी फॉर हाइड्रोजन डिक्रीजेस फ्रॉम फ्लोरीन टू आयोडीन। ऑब्वियस है ना, फ्लोरीन की एफिनिटी सबसे ज्यादा होती है किसके लिए? हाइड्रोजन के लिए। क्यों? फ्लोरीन इज मोस्ट रिएक्टिव, फ्लोरीन सबसे ज्यादा रिएक्टिव हेलोजन है, तो उसकी एफिनिटी, उसको प्यार हाइड्रोजन से उतना ही ज्यादा होगा। जो ज्यादा रिएक्टिव होता है वो तो मौका ढूंढता है कोई मिल जाए उसके साथ रिएक्ट करने के लिए, है ना, वो मुंह मारता रहता है हर जगह, जहां मौका मिला रिएक्ट कर लेता है। लेकिन आयोडीन बोलता है यार मैं तो बहुत कम रिएक्टिव हूं, है ना, तो उसकी हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करने की टेंडेंसी काफी कम होती है। ठीक है ना, फ्लोरीन सबसे ज्यादा रिएक्टिव, आयोडीन सबसे कम रिएक्टिव इन हेलोजेंस के केस में। तो ये लिखा है कि द रिएक्टिविटी फॉर हाइड्रोजन डिक्रीजेस फ्रॉम फ्लोरीन टू आयोडीन। ठीक है ना, डन, कोई दिक्कत नहीं, बहुत बढ़िया। अब देखो, सबसे पहले आपके सामने कुछ ये प्रॉपर्टीज लिखी हुई हैं, ये सारी प्रॉपर्टीज मैं तुम्हें पढ़ा चुका हूं। अब मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, फटाफट ये ऑर्डर खुद से लिखिए। HBr HI, सबसे पहला ऑर्डर कौन सा है? बॉन्ड लेंथ का होगा, यस। फिर उसके बाद बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर आएगा, है ना, फटाफट लिखिए, फटाफट से सारे ऑर्डर लिख दीजिए। थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर आएगा, हाँ दादा फटाफट से लिख दो, ये सारे ऑर्डर तुम्हें खुद से लिखने। फिर उसके बाद एसिडिक नेचर का ऑर्डर आएगा, सारे लिखोगे? हाँ, ये काफी इंपॉर्टेंट है ना, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन काफी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसमें इतनी सारी चीजें होती है जो पूछ सकता है, और भी हैं अभी तो, है ना, और भी आएगा। ये सारे ऑर्डर खुद से लिखो, और जब सारे ऑर्डर हो जाए ना तो फिर मुझे बताना डन हो गया सर, डन लिख देना। सारे ऑर्डर खुद से लिखने के बाद डन लिख देना, आगे चलेंगे फिर। ठीक है, फिर उसके बाद डन लिख देना, आगे चलेंगे। यस, सारे ऑर्डर लिखने हैं, हाँ जी। हो गया डन? अरे क्या बात भाई, इतने समझदार बालक मिले मुझे, बताओ। हाँ मतलब बालिकाएं भी हैं, बुरा मत मानना। देखो जी, बॉन्ड लेंथ हम लोग कहते हैं जैसे जैसे एलिमेंट का साइज बढ़ेगा बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी, बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी तो बॉन्ड वीक हो जाएगा, बॉन्ड एनर्जी डिक्रीज करेगी। जितना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा उसकी थर्मल स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी। और एसिडिक नेचर, एसिडिक नेचर, एसिड का काम क्या होता है? इलेक्ट्रॉन देना। एसिड का काम क्या है? इलेक्ट्रॉन देना। कान पे पड़ेगी, H+ देना, है ना। तो जहां पर H+ आसानी से रिलीज होगा वही सबसे ज्यादा एसिडिक होगा, है ना। और सबसे आसानी से H+ कहां रिलीज होगा? जहां बॉन्ड स्ट्रेंथ सबसे कम होगी, है ना। और HI के केस में जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होती है वो सबसे वीक होती है, सबसे कम स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है HI। ये बॉन्ड आसानी से टूटेगा, H+ सबसे जल्दी रिलीज करेगा, सबसे जल्दी रिलीज करेगा तो सबसे तगड़ा एसिड में कौन होता है? HI होता है। ठीक है, डन। अरे बोलो ना, सबका सही हुआ ये? यस यस यस, सबका सही है, किसी का कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बहुत बढ़िया जी।
आगे चलते हैं, कुछ और प्रॉपर्टीज है। डाइपोल मोमेंट, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर मैंने लिख दिया, थोड़ा अलग सा है इसलिए इसको लिखा हुआ है ना। मेल्टिंग पॉइंट थोड़ा डिफरेंट होता है, वो ऑर्डर मैंने अलग से लिख दिया। बाकी सारे जो नॉर्मल ऑर्डर होते हैं उसी को फॉलो करेंगे। बताइए, ये सारे के सारे ऑर्डर तुम्हें खुद से बताने वापस। डाइपोल मोमेंट का ऑर्डर ये भी खुद से लिखना है, एच एफ, एच सी एल, एच बी आर, एच आई। फिर उसके बाद बॉइलिंग पॉइंट आएगा, इसका ऑर्डर भी खुद से लिखना। मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर आपके सामने लिखा है, इसको मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। रिड्यूसिंग नेचर भी तुम्हें खुद से लिखना है, एच एफ, एच सी एल, एच बी आर, एच आई, है ना। सारे लिख दो जरा, सारे लिख दो, फिर चेक करना कितने लोगों का सही था। यस यस, हाँ जी, सारे लिखो। इंपॉर्टेंट है प्रॉपर्टीज। रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट। यहां से काफी सारे क्वेश्चंस होते हैं जो आपको हमेशा देखने को मिलते हैं जब भी आप जेई का एग्जाम देने जाओगे। ठीक है, हाँ जी, कीजिए फटाफट कीजिए। जब आप कर लेते हो तो डन लिखिएगा। ठीक है, डन लिखिएगा, आगे चलेंगे। यस यस यस, दिमाग लगाओ अपना, इसमें थोड़ा ज्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा। वहां तो एक में लिख लिया था, सारे के सारे अपने आप ही सॉल्व हो गए थे। यहां थोड़ा सा भेजा ज्यादा यूज करना है भैया। हो गया क्या? हो गया, सारे के सारे हो गए। देखो, डाइपोल मोमेंट की हम लोग बात कर लेते हैं। नाम सुने हो? काफी दिन हो गए भैया, दादा काफी दिन हो गए हैं, नाम सुना सुना लग रहा है। डाइपोल मोमेंट म्यू से दिखाते थे। म्यू क्या होता था? म्यू इज इक्वल टू क्यू इंटू डी। अरे याद आया कुछ? तो देखो, एच एफ, एच सी एल, एच बी आर, एच आई। एक बात बताइए, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी है इसमें? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है सर फ्लोरीन। ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इस पे पार्शियल नेगेटिव ज्यादा आएगा, इस पे पार्शियल पॉजिटिव ज्यादा होगा। सर एचएफ के केस में जो क्यू है चार्ज, इसकी वैल्यू सबसे ज्यादा है। सर जो क्यू है चार्ज, इसकी वैल्यू सबसे ज्यादा है, और क्यू सबसे ज्यादा है किसके केस में? एचएफ के केस में। इसी वजह से इसका डाइपोल मोमेंट सबसे मैक्सिमम होता है। ठीक है ना? तो ये वाला ऑर्डर होता है। डाइपोल मोमेंट में जो मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन होता है, मैक्सिमम जगह वो किसकी वजह से होता है? क्यू की वजह से ना। क्यू देखने से हमें डाइपोल मोमेंट का ऑर्डर मिल जाता है जनरली। लेकिन तुम लोगों ने वो पढ़ा होगा, एल्काइल हैलाइड्स के केस में डाइपोल मोमेंट का ऑर्डर थोड़ा सा अलग हो जाता है। वहां पर जो क्लोराइड्स होते हैं CH3Cl, वो सबसे पहले आता है, फिर फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, है ना। ये ऑर्डर होता है। ठीक है ना? डन। हाँ, कुछ लोगों के दिमाग में ये भी क्वेश्चन आना चाहिए कि सर जो डी होता है उसकी वैल्यू भी तो सबसे छोटी होती है फ्लोरीन के लिए, है ना। डी का वैल्यू सबसे छोटा होता है फ्लोरीन के लिए। लेकिन जैसा मैंने आपसे कहा, जो यहां पर ज्यादा डोमिनेटिंग फैक्टर है वो कौन सा है? क्यू है इन दोनों के केस में। ठीक है ना? इस वाले केस में इन दोनों में से क्यू के अकॉर्डिंग आपको फाइनल ऑर्डर निकालना है। और क्यू ये कहता है जहां इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी में डिफरेंस ज्यादा होगा, डाइपोल मोमेंट भी उतना ही ज्यादा होगा। ठीक है ना? तो HCl का नहीं होगा, HF का डाइपोल मोमेंट HCl से ज्यादा होता है। यहां पर वो एल्काइल हैलाइड्स वाला लॉजिक मत लगा देना। यस, एल्काइल हैलाइड वाला लॉजिक मत लगा देना, गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा। मैं पहले कह रहा हूं, क्योंकि एल्काइल हैलाइड में यहां पर कौन होता है? कार्बन होता है ना। यहां पर कौन होता है? कार्बन होता है। इस केस में कार्बन नहीं है। ठीक है ना? हाँ, तो डिसाइडिंग फैक्टर कौन है? चार्ज है इस केस में। जब हम लोग एल्काइल हैलाइड्स की बात करते हैं तो उसमें चार्ज और साइज दोनों मैटर करता है। इस वाले केस में सिर्फ चार्ज देख के ऑर्डर निकाल लेना। ठीक है ना? डन। ऑल राइट। अच्छा, अब उसके बाद हम लोग बात करेंगे, इसको ध्यान रखना अच्छे से ना, वो एल्काइल हैलाइड वाले केस में जनता गलत करके आ जाती है। फिर उसके बाद हम लोग बात करते हैं बॉइलिंग पॉइंट की। तो मेरे मुन्ना एक बात बता, महाराज इधर देखो जरा। हाँ दादा, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? इसको याद रख लेना, गलत करके आ जाओगे नहीं तो, है ना। और कसम खा लेना कि भूलोगे नहीं, और कसम मेरी मत खाना, वो तुम देख लेना अपने हिसाब से। हाँ, बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। मानते हो ना इस बात को? बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। ये तो हम लोगों ने पढ़ा है काफी बार।
HF के जो दो मॉलिक्यूल्स होते हैं सर, यहां पर इंटरमॉलिकुलर फोर्स कौन सा होता है? हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। और यहां सर कौन सा इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस होते हैं? वैंडरवॉल। बताओ, डाइपोल डाइपोल होता है ना। और वैंडरवॉल फोर्सेस होते हैं, वैंडरवॉल फोर्सेस जो होते हैं सर, दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज, मॉलिक्यूलर साइज, सरफेस एरिया। तो इनमें तो अगर दोनों में कंपेयर करूं तो ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा? HF का होगा। और यहां पर जैसे जैसे साइज बढ़ती है, जैसे जैसे साइज बढ़ेगी मॉलिक्यूल की, वैंडरवॉल फोर्सेस इंक्रीज होंगे, वैंडरवॉल फोर्सेस बढ़ेंगे तो बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा। दादा समझ में आया क्या? अरे बोलो ना। ये वाला ऑर्डर क्लियर है? और ये ऑर्डर हम लोग केमिकल बॉन्डिंग में भी पढ़ चुके हैं, लेकिन जो फाइनल ऑर्डर बनेगा, ठीक है, ये फाइनल ऑर्डर इधर लिख रहा हूं, जो फाइनल ऑर्डर बनता है वो ये बनता है HCl, फिर उसके बाद HBr, फिर उसके बाद HI, और सबसे ज्यादा होता है HF, है ना। रीजन आप लोगों को पता है, HF में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इसकी वजह से। तो ये बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर है, काफी इंपॉर्टेंट है दादा, पूछा जाता है इसके बारे में, ठीक है। हाँ, अबे मेरी कसम मत खाना, उसकी कसम खा लेना तुम, ठीक है। हाँ, आओ आगे चलते हैं फिर। मेल्टिंग, सबसे पहले रिड्यूसिंग नेचर देख लेते हैं, चलो, है ना। रिड्यूसिंग नेचर क्या होता है? रिड्यूसिंग नेचर डाउन द ग्रुप जाने पर इंक्रीज करता है ना। हाइड्रोजन रिलीज करने की टेंडेंसी इंक्रीज करेगी। I माइनस जो होता है वो एक I माइनस से I2 में जाने की टेंडेंसी ज्यादा होती है ना। खुद ऑक्सीडाइज होता है, ऑक्सीडाइज होगा तो रिड्यूसिंग नेचर इसका मैक्सिमम होता है ना। ये हम लोगों ने पहले भी हाइड्राइड्स 14 के 15 के 16 में भी पढ़ा है। हाँ, मेल्टिंग पॉइंट देखो सर, मेल्टिंग पॉइंट में भी तो सेम लॉजिक लगना चाहिए था। किसकी? अब वो भी मैं बताऊं किसकी कसम खानी है तुम्हें? ओ यार, तो तुम देखो ना यार अपना, है नहीं है कोई? नहीं, कसम खा के भूल जाते हैं सर। हाँ, वो सही कह रहा है। क्यों, उसने थप्पड़ मारा था क्या तेरे कान पे? जो कह रहा है कसम खा के भूल जाऊंगा सर मैं, ये टॉपिक ही भूल जाऊंगा, कसम उसकी खा लूंगा और भूल जाऊंगा, है ना। मुझे लग रहा है तेरा एक्सपीरियंस बहुत गंदा रहा है भैया, है ना। हाँ, आओ आओ इसको देखो। आपके दिमाग में एक क्वेश्चन ये आएगा, सुनो सुनो सुनो, नहीं है। हाँ, आपके दिमाग में क्वेश्चन ये आएगा कि सर मेल्टिंग पॉइंट का भी तो सेम ही ऑर्डर होना चाहिए था। HI का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होना चाहिए था, वो ज्यादा है, सॉरी, HF का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होना चाहिए था ना इन सबसे। सर HF थोड़ा कम क्यों हो गया? देखो इसका रीजन है, इसका रीजन है, देखो जब मैं मेल्टिंग पॉइंट की बात करता हूं ना, इसका मतलब मैं बात करूंगा सॉलिड से लिक्विड की। मुझे क्या करना है? सॉलिड फेज वाला जो HF है उसको लिक्विड फेज में कन्वर्ट करना है। क्या करना है मुझे? सॉलिड फेज वाला जो लिक्विड है, सॉलिड फेज जो है उसको लिक्विड फेज में कन्वर्ट करना है। तो देखो HF की जो स्ट्रक्चर होती थी, आप लोगों को याद हो तो वो जिगजैग स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करता है। याद आया क्या तुम्हें? केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ाया था। और अगर ये सॉलिड स्टेट है तो इसका मतलब बहुत सारी जिगजैग, है ना, ऐसे HF की बहुत सारी लाइंस इस तरह से एग्जिस्ट करेगी ना। लैटिस फॉर्म में होगा ना, सॉलिड फॉर्म में इस तरह से ऐसी बहुत सारी जो लाइंस हैं वो एग्जिस्ट करेगी, है ना। मेरी बात तुम्हें समझ में आ रही है क्या? HF 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 HF, ये HF की एक पूरी लाइन, लाइन का मतलब क्या हो गया? जिगजैग फॉर्म हो गई HF की। अब देखो यहां पर जो HF के मॉलिक्यूल्स हैं, है ना, यहां पर जो HF के मॉलिक्यूल्स हैं, यहां पर जो HF है, यहां पर तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, लेकिन बेटा ये जो दो लेयर्स हैं दादा, ये जो दो लेयर्स हैं इनके बीच, ये जो दो लेयर्स हैं इनके बीच हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है। ये जो दो अलग अलग लेयर्स हैं, यहां पर है वैंडरवॉल फोर्सेस। एक ही जो लेयर है HF की, उस एक ही लेयर में HF HF के बीच कौन सा बॉन्ड है? वहां पर है हाइड्रोजन बॉन्ड। HF की जो दो लेयर्स हैं उनके बीच कौन सा फोर्स है? वैंडरवॉल फोर्सेस। तो जब आप इसको हीट करोगे, जब आप इसको हीट करोगे तो सबसे पहले कौन से बॉन्ड टूटेंगे? जो इन दो लेयर्स के बीच है वो वाले बॉन्ड टूटेंगे। जब ये दो लेयर्स के बीच बॉन्ड टूटेंगे तो ये वाले बॉन्ड तोड़ना सबसे आसान, HF में थोड़ा सा आसान हो जाएगा, है ना। HI में थोड़ा सा मुश्किल होगा क्योंकि उसकी साइज बड़ी है ना। तो ये वैंडरवॉल फोर्सेस स्ट्रांग होंगे, लेकिन HF के केस में ये वाला बॉन्ड तोड़ना थोड़ा सा कम मुश्किल होगा, थोड़ा सा आसान होगा, बिकॉज जो फ्लोरीन है उसका साइज छोटा है, वहां पर वैंडरवॉल फोर्सेस वीक होंगे, है ना। तो HI के कंपैरिजन में HF का जो मेल्टिंग पॉइंट होगा वो हल्का सा कम हो जाएगा। HF सबसे आगे आना चाहिए था, HI आगे आ गया,
HF का थोड़ा सा कम हो, बाकी तो देखो नॉर्मल ऑर्डर फॉलो हो रहा है, HCl HBr HI। अगर मैं HF को एक बार के लिए भूल जाऊं ना, इस पे ऐसे लगा दूं, एक बार के लिए भूल जाऊं तो वही नॉर्मल ऑर्डर फॉलो हो रहा है, HCl HBr HI। सिर्फ डिफरेंस कहां आया कि HF HI से पहले आ गया है ना, इतना सा डिफरेंस है, और उसका रीजन भी हम लोगों ने एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, तो ये तो इसका एग्जैक्ट रीजन है, अगर तुम्हें याद रहे तो बहुत अच्छी बात है, ना रहे तो एक बार के लिए ऑर्डर को ध्यान रखना। लेकिन ज्यादातर जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो किस पे आता है, बॉइलिंग पॉइंट पे आता है ना, मेल्टिंग पॉइंट वाले में एडिशनल फैक्टर लग जाते हैं। HI में ज्यादा क्यों हो जाते हैं मुन्ना, HI का साइज बड़ा होता है, आयोडीन का साइज बड़ा होता है, वैन डर वाल्स फोर्सेस ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं उसमें, यस ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। मेरी बात तुम्हें समझ में आई, क्लियर है? बोलो 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 बोलो, डन डन डन, आगे चले। यस, नोट कर लिया सब लोगों ने, हो गया होगा, बहुत अच्छी बात है। रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन हम लोगों ने खत्म कर दिया है, और अब हम लोग बात करने वाले हैं रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन। किसकी बात करेंगे, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन, है ना। इसमें काफी सारी चीजें हैं जो याद रखने वाली है, काफी सारी चीजें हैं। ठीक है, देखो इनके जो ऑक्साइड्स होते हैं, बहुत सारे ऑक्साइड्स बनाते हैं, हेलोजन्स के ऑक्साइड्स की भरमार है, बहुत सारे ऑक्साइड्स बनेंगे, लेकिन मोस्ट ऑफ देम आर अनस्टेबल। जो मैक्सिमम ऑक्साइड्स होते हैं दे आर अनस्टेबल, थोड़ा सा हीट करने से टूट जाते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं फ्लोरीन फॉर्म टू ऑक्साइड्स, लिखा है इसने OF2 और O2F2। कोई मुझे बताएगा क्या इनको ऑक्साइड कहना सही है क्या? दादा फटाफट बताओ, मेरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाँ मैं क्या कह रहा हूं, लिखा है दो ऑक्साइड बनाता है OF2 एंड O2F2, क्या इनको ऑक्साइड कहना सही है क्या? हाँ जी, नहीं है सही, है ना। इनको बेटा ये ऑक्साइड नहीं है, दे आर फ्लोराइड्स ऑफ ऑक्सीजन, ना कि ऑक्साइड्स ऑफ फ्लोरीन। ये क्या है, दीज आर, देखो लिखा भी है इसने, दीज ऑक्साइड्स आर असेंशियली ऑक्सीजन फ्लोराइड्स, है ना। ये क्या है, फ्लोराइड्स ऑफ ऑक्सीजन, ना कि ऑक्साइड्स ऑफ फ्लोरीन। सर ऐसा क्यों, सर क्या ऐसा क्या रीजन है, देखो मैं बताता हूं। जैसे आप NaCl की बात करो, NaCl सोडियम क्लोराइड, इसका नाम क्या है, सोडियम क्लोराइड। बेटा आइड जो होता है ना, सोडियम क्लोराइड, है ना, आइड जो होता है ना, आइड, ये लास्ट में लगता है ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के लास्ट में, है ना। सोडियम और क्लोरीन में से किसका इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा है, क्लोरीन का। इस वजह से इसके नाम के लास्ट में क्या लगेगा, आइड लगेगा। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नोमेनक्लेचर के रूल होते हैं। तो यह है सोडियम क्लोराइड, बिकॉज क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन सोडियम। भाई कोई ये कहता कि सर हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते थे, क्लोरीन सोडियम आइड, या फिर कुछ ऐसा लिख सकते थे, लेकिन नहीं, है ना। आइड लास्ट में किसके लगेगा, क्लोरीन के, बिकॉज क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। अब बात यह आती है कि भाई ऑक्सीजन और फ्लोरीन में से अगर आप इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की बात करो तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑक्सीजन से ज्यादा होती है। तो अगर फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है तो इसके नाम के लास्ट में आइड लगना चाहिए, बिल्कुल लगा है, दिस इज फ्लोराइड, है ना, लिखा है ना, देयर आर ऑक्सीजन फ्लोराइड्स। तो दो तरह के हैं, OF2 एंड O2F2, और इनमें से सिर्फ और सिर्फ OF2 ही थर्मल स्टेबल होता है रूम टेम्परेचर पे 298 केल्विन पे। O2F2 इज नॉट स्टेबल, मोस्ट ऑफ द ऑक्साइड्स ऑफ हैलोजेंस आर अनस्टेबल। मेरी बात समझ में आई क्या? यस, अच्छा अब देखो एक चीज और, हाँ इसमें एक चीज ये भी बताई थी आप लोगों को, OF2 में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट +2, O2F2 में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट +1, है ना, पहले भी हम लोग लिख चुके हैं। अच्छा एक बात बताओ, O2F2 की स्ट्रक्चर कैसी होती है? देखो O2F2 जो होता है ना वो इस तरह का होता है, H2O2 होता था ना, H2O2, O2F2 इस तरह का होता है ना, दिस इज O2F2, O2F2, ठीक है। अब मुझे एक बात बताइए, क्या O2F2 में कोई पेरोक्साइड लिंकेज प्रेजेंट है क्या? दादा जल्दी बताओ, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, देखते हैं कितने लोग सही बता पाते हैं। क्या O2F2 में, क्वेश्चन अगर तुमसे कोई पूछ ले कि क्या O2F2 में पेरोक्साइड लिंकेज प्रेजेंट है क्या, तो आप यस बोलोगे या फिर नो बोलोगे? जल्दी बताइए। हाँ, जीवन एक खुली किताब की तरह, जल्दी बताइए, आप यस बोलोगे या फिर नो बोलोगे? क्या पेरोक्साइड लिंकेज प्रेजेंट है क्या? जल्दी बोलो बेटा। किस टेम्परेचर पे एग्जिस्ट करता है वो याद रखने की जरूरत नहीं है आपको, है ना, वो सब याद रखने की जरूरत नहीं है, फालतू की चीजें, डेटा नहीं याद रखना उसका।
हम्म। सर होता है, सर होता है ना। यस यस सर, यस सर, यस सर, होता है सर। क्यों नहीं होता सर, कोई लॉजिक ही नहीं है ना। तो मैं बताता हूं, सुनो। और अगर शर्म आए तो खुद पे थप्पड़ मार लियो जोर से, है ना। मेरे तक आवाज पहुंचनी चाहिए। देखो, और अगर घर में मम्मी पापा छोटा भाई है ना, उसको बोल देना भाई मेरे लगा दे एक, मैंने इतनी बड़ी गलती करी है। एक बात बताओ तुम मुझे, पेरोक्साइड आयन किसको बोला जाता है? अरे मेरे मुन्ना, पेरोक्साइड आयन होता है O2 माइनस, यही होता है ना। O2 माइनस इज पेरोक्साइड आयन। और O2 माइनस में ऑक्सीजन ऑक्सीजन अगर है तो दोनों पे चार्ज कैसा है? -1 है। यस सर, यहां क्या हो रहा है सर? यहां देखो सर, फ्लोरीन पे -1, ऑक्सीजन पे +1, ऑक्सीजन पे +1, फ्लोरीन पे -1। और सर ये तो लफड़ा हो गया सर, ये तो O2 प्लस बन रहा है, O2 माइनस नहीं बन रहा सर। पेरोक्साइड आयन तो O2 माइनस होता है, और पेरोक्साइड में ऑक्सीजन पे चार्ज कैसा होना चाहिए? -1 होनी चाहिए उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट। यहां पर कैसा है? +1 है, तो यहां पेरोक्साइड लिंकेज प्रेजेंट नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। कान के दरवाजे खोल लो, कान खोल के सुन लो, गांठ बांध लो, कसम खा लो, भूलोगे नहीं, ठीक है ना। और मेरी कसम तुम्हें नहीं खानी है, तो ध्यान रखना यहां पर कोई भी पेरोक्साइड लिंकेज प्रेजेंट नहीं होता, ठीक है दादा। डन, क्लियर? अरे समझ में आया हो गया ना तुम्हारा मोए मोए? हाँ, वेरी गुड, बहुत बढ़िया भाई। जिसने भी अच्छा सही बताया ना, मतलब वो समझदार आदमी है, जबरदस्त, वेरी गुड। और सबसे लास्ट में लिखा है कि बोथ आर स्ट्रॉन्ग फ्लोरिनेटिंग एजेंट। देखो, फ्लोरिनेटिंग एजेंट का मतलब क्या होता है? जो फ्लोरीन देने की टेंडेंसी रखते हैं। अरे भैया, अगर ये अनस्टेबल है, अनस्टेबल है तो बड़े आराम से बॉन्ड टूट जाएगा, और बड़े आराम से बॉन्ड टूटेगा, इसका मतलब ये फ्लोरीन देने की टेंडेंसी रखते हैं, है ना। फ्लोरीन एटम प्रोवाइड करने की टेंडेंसी रखते हैं। दैट्स व्हाई बोथ आर स्ट्रॉन्ग फ्लोरिनेटिंग एजेंट, है ना। फ्लोरिनेटिंग एजेंट का मतलब यही होता है, अगर कोई सब्सटेंस फ्लोरीन देता हो, फ्लोरीन एटम प्रोवाइड करने की टेंडेंसी रखता हो, उसको फ्लोरिनेटिंग एजेंट कहा जाता है, ठीक है। डन, समझ में आ गया होगा, नोट कर लिया है तो डन लिखे मुझे बताइए। फिर उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे, कुछ और छोटी छोटी इंफॉर्मेशन है वो भी हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है जी। चलो बताओ, देखें फटाफट। यस यस यस, आवाज आई ना? बहुत बढ़िया। हाँ बताओ फटाफट। डन लिख दिया, वेरी गुड, नोट कर लिया, बहुत ही बढ़िया। अब देखो, कुछ और इंफॉर्मेशन है, बहुत छोटी छोटी इंफॉर्मेशन है, वो तुम्हें ध्यान नहीं रखनी पड़ेगी, उसका कोई इलाज नहीं है। प्लूटोनियम होता है ना, Pu, उसके साथ अगर तुम O2F2 की रिएक्शन करवाओगे तो क्या बना देता है? PuF6 बना देता है, ऑक्सीडाइज कर देता है, फ्लोरीन जोड़ देता है इसमें, PuF6 बन गया ना। एंड द रिएक्शन इज यूज्ड इन रिमूविंग प्लूटोनियम एज PuF6 फ्रॉम स्पेंट न्यूक्लियर फ्यूल, है ना। स्पेंट न्यूक्लियर फ्यूल, ये क्या होता है? स्पेंट न्यूक्लियर फ्यूल, जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स होते हैं ना, न्यूक्लियर जो रिएक्टर्स होते हैं, रिएक्टर्स में फ्यूल होता है, और उनमें जो फ्यूल होता है उसमें प्रेजेंट होता है कौन? प्लूटोनियम। तो हमें क्या करना होता है? इस प्लूटोनियम को हटाना होता है। यस, इस प्लूटोनियम को हटाना होता है, तो हम लोग क्या करते हैं? उसकी रिएक्शन किसके साथ करवाते हैं? O2F2 के साथ। तो O2F2 क्या करेगा? उसके अंदर जो प्लूटोनियम प्रेजेंट है उसके साथ रिएक्ट करेगा, और क्या बना देगा? PuF6 बना देगा, हट जाएगा, स्पेंट न्यूक्लियर फ्यूल में से प्लूटोनियम अलग हो गया, है ना। तो ये कभी यूजेस में हो सकता है, क्वेश्चन पूछ ले दादा, बोलो ना। ये हो सकता है यूजेस में कभी क्वेश्चन पूछ ले, इसलिए मैं इस वाली स्लाइड में इसको इंक्लूड करके लाया हूं, वरना एज सच तो कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये नहीं होता है, ठीक है ना। बहुत बढ़िया। फिर देखो, इसने एक बहुत बढ़िया चीज लिखी है कि जो क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, आयोडीन हो गया, ये बहुत सारे ऑक्साइड्स बनाते हैं, जिसमें इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट +1 से लेके +7 तक हो सकती है ना। जैसे Cl2O बनता है। यस, यहां पर क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? +1 है। यस, Cl2 क्लोरीन का ऑक्साइड और भी हो सकता है। देखो, जैसे यहां लिखा है Cl2O3, देखो Cl2O बन गया, ClO2 बन गया, +4 में होता है, Cl2O6 +6 होती है, Cl2O7, देखो ऑक्सीडेशन स्टेट आप चेक कर सकते हो, देखो ये है +1, ClO2 है +4, ये है +6, ये है +7। ब्रोमीन की देख लो, ये है +1 +4 +6। यस, यहां पर आप चेक कर लो, ये है +4, ये है +7। तो जो ये ऑक्साइड्स होते हैं
क्लोरीन के, ब्रोमीन के, आयोडीन के, इन ऑक्साइड्स में इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट +1 से लेके +7 तक हो सकती है। ठीक है, लेकिन अगर मान लो तुमसे कोई क्वेश्चन पूछे कि Cl2O और Cl2O7 में से कौन ज्यादा स्टेबल है ना, अगर तुमसे कभी स्टेबिलिटी का ऑर्डर पूछ ले कि Cl2O एंड Cl2O7 में से कौन ज्यादा स्टेबल, देखो एलिमेंट एक ही है क्लोरीन, दोनों ही क्लोरीन के ऑक्साइड्स हैं, लेकिन दोनों ऑक्साइड्स में क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट अलग अलग है। सर एक में +1 है और एक में +7 है, आपका दिल क्या कहता है, कौन सा ऑक्साइड ज्यादा स्टेबल होना चाहिए? एक बार सारे लोग बताओ, देखिए, हाँ कमेंट में बताओ आपका दिल क्या कह रहा है, कौन सा ऑक्साइड ज्यादा स्टेबल होना चाहिए? हाँ जी, नहीं बता दो, तुम बता दो, Cl2O होना चाहिए या Cl2O7 होना चाहिए? सुनो सुनो सुनो, चलो इधर देखो, एक बात बताओ, यहां +1 यहां पर +7, मानते हो? अच्छा एक बात बताओ, क्या मैं ऐसे कह सकता हूं जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज आएगा, क्या ऐसे कह दूं क्या, जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज उसका साइज उतना ही छोटा हो जाएगा? कह दूं क्या? नहीं बता दे। एक एलिमेंट है जिसपे +1 चार्ज है, एक पे +7 है, तो जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज साइज उतना छोटा होता जाता है, जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज साइज उतना बड़ा होता जाता है। मानते हो इस बात को? अच्छा, तो अगर इस पे ज्यादा चार्ज है, +7 ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो इसका सर साइज जो होगा Cl+1 के कंपैरिजन में छोटा होगा, और अगर साइज छोटा है तो जो बॉन्ड बनेगा, बॉन्ड फॉर्मेशन स्ट्रॉन्ग होगा, है ना, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा। ऐसे कह दूं क्या मैं दादा, कहना बताना, ऐसे कह दूं क्या मैं? सर वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फॉर्मेशन है, इसका मतलब उसकी स्टेबिलिटी भी ज्यादा होगी। समझे? यहां पर थोड़ा सा अलग कहानी है, ठीक है, यहां पर थोड़ी सी अलग कहानी है, इसको ध्यान रखना। ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट अगर इंक्रीज करेगा, स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्साइड्स इंक्रीज करेगा, और साथ साथ में एसिडिक नेचर भी इंक्रीज करेगा, है ना, एसिडिक नेचर का ऑर्डर भी इंक्रीज करेगा ना, जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज बढ़ता है एसिडिक नेचर इंक्रीज करती है ना, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, आप लोग उल्टा मत कर देना। हाँ, अब एक चीज देखो, एक ऑर्डर लिखा आपके सामने, बहुत जबरदस्त ऑर्डर है, एक बहुत ही जबरदस्त ऑर्डर। देखो दोनों में हेलोजन सेम था, ऑक्साइड बनाया था, हेलोजन सेम था, ऑक्सीडेशन स्टेट सिर्फ अलग अलग थी। अब क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन स्टेट सेम है, आपका हेलोजन ही अलग हो गया। एक बार हेलोजन ने बनाया, आयोडीन के साथ ऑक्साइड बना, एक क्लोरीन का ऑक्साइड बना, और एक ब्रोमीन का ऑक्साइड बना। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये वाला ऑर्डर थोड़ा सा अलग है, ये वाला ऑर्डर थोड़ा सा अलग है, ध्यान रखना भाई। आयोडीन, क्लोरीन और ब्रोमीन, इनमें से जो ऑक्साइड्स की स्टेबिलिटी का ऑर्डर होता है, जो ज्यादा स्टेबल ऑक्साइड होता है, वो कौन बनाता है? आयोडीन बनाता है। आयोडीन सबसे ज्यादा स्टेबल ऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है। अब रीजन को अगर तुमसे पूछ ले, सर ऐसा क्यों हुआ, यहां पर एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट सेम होगा, एलिमेंट चेंज हो गया, यहां एलिमेंट सेम था, ऑक्सीडेशन स्टेट अलग अलग हो गया, तो कहेंगे जितना ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट उसकी स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा। अब इसका रीजन क्या है? देखो, आयोडीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, है ना, इनके जो ऑक्साइड्स होते हैं, भाई होना उल्टा चाहिए था, सुनो ना, होना उल्टा चाहिए था। जनरली हम लोग कहते हैं कि आयोडीन का साइज बड़ा होता है, सबसे बड़ा साइज है, इसका मतलब वो जो बॉन्ड बनाएगा वीक होगा, वीक बॉन्ड बनाएगा तो उसका ऑक्साइड सबसे कम स्टेबल होना चाहिए, लेकिन आयोडीन के ऑक्साइड सबसे ज्यादा स्टेबल होते हैं, क्लोरीन फिर ब्रोमीन। इसका रीजन आप देखो, ऐसे समझ सकते हो आप, इसका रीजन समझ सकते हो। रीजन कैसे एक्सप्लेन, इसको बहुत सारे तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं, तो सबसे आसान तरीके से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, वो आप लोग रीजन समझना। जैसे अगर मैं इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की बात करूं, तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी सबसे ज्यादा होती है फ्लोरीन की, क्लोरीन की, ब्रोमीन की और आयोडीन की, है ना। और ऑक्सीजन को अगर मैं बीच में डाल दूं ना, ऑक्सीजन यहां पर आता है, अगर मैं ऑक्सीजन को बीच में डाल दूं तो ऑक्सीजन यहां आएगा, यस। तो अब एक चीज देखो, अब आप एक चीज देखो, आयोडीन का जो ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनेगा और एक क्लोरीन का ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनेगा, तो कहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस ज्यादा होगा? ईमानदारी से बताइए, कहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस ज्यादा होगा? नहीं बताओ,
कहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस ज्यादा आएगा? अरे रीजन जो मैं बता रहा हूं ना वो समझ लो। कहां पर डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मैक्सिमम होगा? चेक करो भाई, फ्लोरीन सबसे ज्यादा है, फिर उसके बाद ऑक्सीजन आ रहा है, और ऑक्सीजन का क्लोरीन के साथ बॉन्ड और ऑक्सीजन का आयोडीन के साथ बॉन्ड, इन दोनों में से कहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा होगा? क्या मैं ऐसे कह सकता हूं आयोडीन और ऑक्सीजन में जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा वो ज्यादा होगा? डेल्टा ईएन जो होगा वो इस वाले केस में ज्यादा होगा, इस पे पार्शियल पॉजिटिव ज्यादा, इस पे पार्शियल नेगेटिव ज्यादा, बिकॉज इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी में डिफरेंस ज्यादा है। और ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी में डिफरेंस है, इसका मतलब पोलैरिटी जो होगी इस बॉन्ड की ज्यादा होगी, एक पे प्लस ज्यादा, एक पे माइनस ज्यादा। बॉन्ड ज्यादा पोलर है, बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, उसमें परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर ज्यादा होगा। क्या मैं ऐसे कह सकता हूं क्या? हाँ जी। इसी वजह से जो आयोडीन का ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड होता है वो ज्यादा स्टेबल बॉन्ड होता है एज कंपेयर टू क्लोरीन, एज कंपेयर टू ब्रोमीन। कुछ कुछ समझे? यस। अच्छा, ये तो एक रीजन हो। फिर किसी के दिमाग में ये क्वेश्चन आएगा कि सर आप एक बात बताओ, फिर तो जो ब्रोमीन होता है और ऑक्सीजन होता है, इनमें जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी में डिफरेंस है वो इन दोनों इससे ज्यादा है, इसमें इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी में डिफरेंस ज्यादा होता है ब्रोमीन और आयोडीन ऑक्सीजन का। तो सर फिर तो ये जो बॉन्ड है वो ज्यादा पोलर होना चाहिए क्लोरीन ऑक्सीजन वाले से, और अगर ये ज्यादा पोलर है, परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर ज्यादा, तो सर ये वाला बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए क्लोरीन ऑक्सीजन से। सर यहां तो उल्टा हो रहा है, ब्रोमीन वीक बॉन्ड बना रहा है, क्लोरीन स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना रहा है, तो सर यहां पर क्लोरीन ज्यादा क्यों हो गया? मेरी बात समझ रहे हो? अरे बोलो ना, यहां पर ज्यादा क्यों हो गया? इसका रीजन भी समझो, इसका रीजन भी समझो। सुनो जी, क्लोरीन जो होता है ना, क्लोरीन ये बॉन्ड बनाता है, ये कौन से पीरियड का एलिमेंट है? थर्ड पीरियड का। देखो यार, इसमें बहुत सारी चीजें ना, बहुत सारी चीजें हैं जो इधर उधर होती है, मैं पूरा इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं, जितना आपको समझ में आए उतना अच्छी बात है ना। लास्ट में अल्टीमेटली आपको ऑर्डर तो यही ध्यान रखना पड़ेगा, मैं तो इसको एक्सप्लेन करके बता रहा हूं आप लोगों को। हाँ, अब यहां पर क्लोरीन है थर्ड पीरियड का, ब्रोमीन है फोर्थ पीरियड का। तो एक बात बताइए ना, थर्ड पीरियड और फोर्थ पीरियड में से ऑक्सीजन के साथ अगर मल्टीपल बॉन्ड बनाने की बात आएगी, भैया ऑक्सीजन बनाएगा डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड बनाएगा मतलब पाई बॉन्ड। अरे बोलो ना, तो मल्टीपल बॉन्ड जो पाई बॉन्ड बनेगा वो क्लोरीन ज्यादा अच्छा बना पाएगा कि ब्रोमीन ज्यादा अच्छा बना पाएगा? सर हम लोगों ने पढ़ा है क्लोरीन के पास 3d ऑर्बिटल होता है, सर ये अपना 3d ऑर्बिटल यूज करेगा पाई बॉन्ड बनाने में, ये अपना 4d ऑर्बिटल यूज करेगा पाई बॉन्ड बनाने में। तो 3d और 4d में से जो 3d वाला ऑर्बिटल होता है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है, बिकॉज उसका साइज 4d के कंपैरिजन में छोटा होता है। मेरी बात तुम्हें समझ में आई? इसी वजह से क्लोराइड और ब्रोमाइड के केस में दोनों में से क्लोरीन जो होगा वो ज्यादा अच्छा बॉन्ड बनाने की वजह से उसका ऑक्साइड ज्यादा स्टेबल होता है एज कंपेयर टू ब्रोमीन। फ्लोरीन तो सबसे लास्ट में आता है, यू मानो आप। फ्लोरीन में देखो, एक तो ये चीज कि फ्लोरीन बेचारा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी में डिफरेंस भी बहुत कम होता है फ्लोरीन और ऑक्सीजन की, एक ये भी रीजन, और फ्लोरीन मल्टीपल बॉन्ड बनाता नहीं, पाई बॉन्ड बनाता नहीं, इस वजह से फ्लोरीन के ऑक्साइड्स तो बहुत ही कम स्टेबल होते हैं, है ना। तो अब एक ही लॉजिक को हर जगह आप नहीं लगा सकते। देखो यहां पर जो ज्यादा डोमिनेटिंग फैक्टर था वो था डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इन दोनों में जो डोमिनेटिंग फैक्टर है दैट इज साइज, बिकॉज थर्ड और फोर्थ पीरियड में से थर्ड पीरियड जो एलिमेंट्स होते हैं वो पाई बॉन्ड बनाने में ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। दैट्स वाई क्लोरीन का जो ऑक्साइड होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा एज कंपेयर टू ब्रोमीन। ठीक है दादा, समझे? कुछ 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 समझ में आया? तो आप इस तरीके से आप इन चीजों को एक्सप्लेन कर सकते हो। सर और कोई तरीके से भी एक्सप्लेन किया जा सकता है क्या? और भी तरीका बताऊं क्या? कंफ्यूज ना हो जाओ तुम लोग। और भी कोई तरीका बताऊं क्या? हैं जी, और भी कोई तरीका? देखो ऐसे भी लिख सकते हो आप लोग। क्लोरीन जो होता है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लोग क्या लिखते हो? 3s2 3p5 ये लिखते हो ना। और जो ब्रोमीन होता है वो होता है 4s2 4p5, यही होता है। लेकिन सर यहां पर पहले आते हैं 3d10, और जो 3d के 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं उनका शील्डिंग इफेक्ट पुअर होता है, पुअर शील्डिंग इफेक्ट। यस सर, शील्डिंग इफेक्ट पुअर होने की वजह से ब्रोमीन के ये जो आउटर इलेक्ट्रॉन्स हैं इन पे न्यूक्लियस का अट्रैक्शन ज्यादा है। जितना आपने सोचा है उससे ज्यादा अट्रैक्शन है ब्रोमीन के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे, और अगर इन पे अट्रैक्शन ज्यादा है
तो इनकी बॉन्ड में पार्टिसिपेट करने की टेंडेंसी थोड़ी कम हो जाती है। ये ब्रोमीन के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन बोलेंगे भैया हम ऑक्सीजन के साथ क्यों रिएक्ट करें, हमें तो हमारा न्यूक्लियस बहुत ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा है अपनी तरफ। तो इस वजह से ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ब्रोमीन के, वो एज कंपेयर टू क्लोरीन बॉन्ड बनाने में थोड़ा हिचकिचाते हैं, है ना। क्यों? क्योंकि इन इलेक्ट्रॉन पे न्यूक्लियस का अट्रैक्शन जितना एक्सपेक्टेड है उससे ज्यादा है, ठीक है ना। तो आप इस चीज को इस तरह से भी एक्सप्लेन कर सकते हो कि क्यों क्लोरीन के ऑक्साइड्स आर मोर स्टेबल एज कंपेयर टू ब्रोमीन, ठीक है। और आयोडीन के सबसे ज्यादा होने का रीजन मैं आपको बता ही चुका हूं। लेकिन ये अच्छे से ध्यान रखना, ऑक्साइड्स की स्टेबिलिटी का ऑर्डर ये होता है, आयोडीन के ऑक्साइड सबसे ज्यादा, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन। फ्लोरीन के तो बहुत ही कम स्टेबल होते हैं, इसको याद रखना। मेरी बात समझ में आ गई? यस, क्लियर है क्या? क्या ये चीज क्लियर है? सबको समझ में आया? इस वाले पॉइंट पे मार्क कर लेना, अच्छा पॉइंट है, इस पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एनसीईआरटी में डायरेक्ट लिखा है इस चीज को, तो एनसीईआरटी में लिखा है तो फिर तो क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है बड़े आराम से, ठीक है। डन, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आइए आगे चलते हैं और कुछ इंफॉर्मेशन आपके सामने और लिखी है ना। ये इंफॉर्मेशन है, इसको आप एक बार देख लो जरा। तब तक कोई कह रहा सर डाउट स्लाइड देख लो, मैं डाउट देख लेता हूं, है ना। तब तक आप ये वाला देखो, पॉपुलर में कुछ है नहीं। सर क्लास प्लीज 1.5 आवर का ही रखना। अच्छा, 1.5 घंटे की रखें? चलो देखेंगे, है ना। इसको अभी मैं पोल करवाऊंगा, उसमें बता देना आप लोग मुझे। सर 1.5 घंटे की क्लास ही ठीक है। अच्छा सर क्लास 9 बजे से ही ले लो, 8:30 से नहीं। अच्छा, अरे भाई साहब इतने कमेंट कर दिए। सर 1.5 घंटे की क्लास ठीक है। ओहो, 1.5 घंटे की क्लास ही ठीक है। सर 9 बजे की क्लास रखिए। सर 1.5 घंटे की क्लास, अरे क्या बात कर रहे हो। सर प्लीज कंफर्म फ्रॉम विच वन नॉट शेलो ड्रॉप्स बिकॉज डीपीपी में वीएल था और आपने एन बताया। अरे बेटा एलोट्रोपी क्वेश्चन में गलत दिया। चलो मैं इसका सॉल्यूशन देख लूंगा एक बार, है ना। इसके अभी तो मुझे डीबीपी सॉल्यूशन मैंने नहीं दिया ना, डीबीपी सॉल्यूशन दे दूंगा बेटा मैं, है ना। डीबीपी सॉल्यूशन मैं दे दूंगा तो उसमें तुम्हारा क्लियर हो जाएगा। सर पीवाईक्यूज में बहुत प्रॉब्लम हो रही है, पता नहीं चल रहा कि कौन से सिलेबस में और कौन से नहीं है, कैसे करें कुछ बता दो। बेटा देखो ये तो थोड़ी सी दिक्कत आएगी आपको, है ना, क्योंकि बहुत सारे टॉपिक्स हट गए, जो हट गए हैं तुम्हें लगेगा, जो तुम्हें नहीं भी आ रहा होगा तुम्हें लगेगा ये सिलेबस से हट गया है ना। तो मतलब पीवाईक्यूज में तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। मैं पीवाईक्यूज करवा दूंगा आप लोगों को, ठीक है ना। जो हमारे सिलेबस के पीवाईक्यूज है मैं यहाँ ले आऊंगा, उनको हम लोग कर लेंगे, तुम उसकी टेंशन मत लो, ठीक है। सर पहले डी एंड एफ क्यों नहीं? बस ऐसे ही, है ना, क्योंकि डी एंड एफ ना हम लोग जब कोऑर्डिनेशन समझ लेंगे ना तो उससे डी एंड एफ भी समझ में आ जाएगा, है ना। काफी कुछ चीजें डी एंड एफ की कोऑर्डिनेशन से समझ में आएगी। सर गुड मॉर्निंग, पढ़ाते रहिए, मजा दे रही है, बहुत बढ़िया जी। सर रिएक्शन रिवर्स करने पर सिर्फ डेल्टा जी का साइन रिवर्स होता है, न्यूमेरिकल वैल्यू सेम होती है? हाँ जी बेटा, जब आप रिएक्शन को उल्टा लिख सकते हो तो डेल्टा जी का साइन ही चेंज होता है, बाकी जो रिएक्शन होती है जो उसका वैल्यू होता है वो हमेशा सेम रहता है। 1.5 घंटा ही इनफ है, इतने घंटे की ठीक है जी। कैसे, ये क्या लिख रहे हो? नेक्स्ट चैप्टर बेटा मैंने बता दिया है। सर क्वेश्चन का सेशन भी मैं ले लूंगा, वो भी बता दिया। सर थोड़ा अग्रेसिव होके पढ़ाओ, तब बोर नहीं। अग्रेसिव होके अग्रेसिव होके मतलब बोर्ड वोर्ड तोड़ दूं क्या? क्या करूं या सर बढ़ाऊं इस पे अपना? अग्रेसिव हो कैसे बढ़ाओ? क्या बात कर रहे हो यार? यार मैं इतना तेज बढ़ा रहा हूं, मतलब ऐसे गला फाड़ फाड़ के पढ़ा रहा हूं, फिर भी तुम कह रहे हो अग्रेसिव पढ़ाओ। अब वो तुम्हें अग्रेशन मेरा दिख नहीं रहा पड़ा, मेरे सामने बैठोगे ना, सामने बैठा होगा वो भाग जाएगा यहाँ क्लास से, बोलेगा चला कितना तेज चलाता है भाई, कान के पर्दे फाड़ देगा। एसआरपी पहला मैंने बता दिया था, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होता है। राधे राधे। सर पॉइंट एनसीईआरटी में मार्क कर लूं तो चलेगा क्या? बेटा देखो मैं तो कहता हूं नोट्स आप खुद बनाओ, है ना, नोट्स खुद से बनाया करो, एनसीईआरटी मार्क करने का जरूरत नहीं है। ये देखो वंशिका है, वंशिका कह रही है अग्रेसिव पढ़ाओ। अच्छा अच्छा, फ्लोरीन इज नूरा फतेही, बताओ। हो सर क्लोरीन तो सबसे ज्यादा एफिनिटी शो करता है। बिल्कुल शो करता है बेटा, क्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी शो करता है, बिल्कुल सही है। ये किसने बताया, मतलब ये किसने गलत बोला? ये बिल्कुल सही है, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। सर इसका डाइपोल मोमेंट कम क्यों? बेटा डाइपोल मोमेंट मैंने बता दिया ना, वहां पर जो ज्यादा डोमिनेटिंग फैक्टर है वो है चार्ज का, ठीक है ना। ज्यादा डोमिनेटिंग फैक्टर कौन सा है? चार्ज का है, ठीक है। डन। आओ देखिए अब कुछ देखते हैं। देखो कहता है कि क्लोरीन के जो ऑक्साइड्स होते हैं ये वाले होते हैं, बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, हाईली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं, है ना, बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, ऑक्सीजन देने की टेंडेंसी रखते हैं, ऑक्सीजन देंगे तो किसी दूसरे एलिमेंट का ऑक्सीडेशन कर देंगे, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं, और टेंड टू एक्सप्लोड, ये एक्सप्लोजिव की तरह यूज होते हैं। कौन से? एक्सप्लोजिव की तरह यूज होते हैं,
ठीक है। ClO2 इज यूज्ड एज अ ब्लीचिंग एजेंट फॉर पेपर पल्प एंड टेक्सटाइल एंड इन वाटर ट्रीटमेंट। याद रख लेना, कई बार क्वेश्चन इस तरह से पूछ लेता है कि बताइए कौन ब्लीचिंग एजेंट कौन होता है इनमें से। जो क्लोरीन का ऑक्साइड होता है कौन सा, ClO2, इसको ध्यान रखना है। ब्रोमीन के जो ऑक्साइड्स होते हैं आर द लीस्ट स्टेबल हैलोजन ऑक्साइड्स, ये देखो लिखा ही है। ब्रोमीन के ऑक्साइड्स जो होते हैं वो सबसे कम स्टेबल होते हैं, ठीक है ना। एंड एग्जिस्ट ओनली एट लो टेम्परेचर, बहुत कम टेम्परेचर पे ही एग्जिस्ट करते हैं। सारे के सारे वेरी पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं, बहुत जबरदस्त ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं, ठीक है ना। रीजन वापस से वही, ऑक्सीजन है, अनस्टेबल है, बॉन्ड टूटेगा, ऑक्सीजन रिलीज करेंगे, बहुत अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स की तरह बिहेव करेंगे। आयोडीन के ऑक्साइड्स लिखे हैं I2O4, I2O5 इनसॉल्युबल सॉलिड्स होते हैं, डिकम्पोज हो जाते हैं हीट करने पे। I2O5 एक बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और साथ साथ ये कार्बन मोनोऑक्साइड के एस्टिमेशन में भी इसको यूज किया जाता है, ठीक है। ये इंफॉर्मेशन है, I2O5 इज यूज्ड इन द एस्टिमेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड C1, इसको ध्यान रख लेना। ये इंफॉर्मेशन है, एडिशनल इंफॉर्मेशन ध्यान रखिए। इनमें से इसको अगर आप रीड करोगे, जब आप रिवीजन करोगे 2-3 बार जब रीड करोगे तो मोटी मोटी चीजें जो याद रखने वाली अपने आप ही याद रह जाएंगी। एक चीज जो कॉमन है वो ये है कि ये जो ऑक्साइड्स होते हैं, चाहे वो क्लोरीन का हो, चाहे ब्रोमीन का हो, चाहे आयोडीन का हो, सारे के सारे किसकी टेंडेंसी शो करते हैं, ऑक्सीडाइजिंग नेचर शो करते हैं। एक एडिशनल इंफॉर्मेशन है, ClO2 ब्लीचिंग एजेंट होता है, बस डन। समझ में आ गई बात, आगे चलें। वेरी गुड, आ जाओ। रिएक्टिविटी टुवर्ड्स मेटल्स की बात कर लेते हैं, बहुत आसान है ये वाला पॉइंट। मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, मेटल हैलाइड बनेगा। अब तुम मुझे एक बात बता दो, जैसे मान लो एक मेटल है M, उसने फ्लोरीन के साथ रिएक्ट किया तो फ्लोराइड बना, क्लोरीन के साथ रिएक्ट किया तो क्लोराइड बना, ब्रोमीन के साथ रिएक्ट किया तो ब्रोमाइड बना, आयोडीन के साथ रिएक्ट किया तो आयोडाइड बना। मेरा क्वेश्चन आपसे यह है, परसेंटेज कोवेलेंट कैरेक्टर किसमें सबसे ज्यादा होगा। अब है सबका ध्यान स्क्रीन पे, इधर, हाँ इधर देखो भाई, इधर इस साइड स्क्रीन इधर है। परसेंटेज कोवेलेंट कैरेक्टर बताओ जल्दी से। ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे देखते हैं भाई, चक्कर आ गए मुझे। गिर विर ना जाऊं मैं, पकड़ना पड़ेगा मुझे कुछ और, पानी पी लेता हूं। कैसी बात कर रहे हो यार, ऑक्सीडेशन स्टेट, साला मैं तो मान के चल रहा हूं कि ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना तुम्हें आता है, सारा टॉपिक ही मैंने पढ़ा दिया, अब तुम पूछ रहे हो ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालते हैं। वरना आप लोग रिडॉक्स रिएक्शन पढ़िए, आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती है, वहां पर आप लोग ऑक्सीडेशन स्टेट सीख लोगे, ठीक है। हाँ भाई, ये ऐसे काम मत करो यार। देखो जी, हम लोगों ने एक चीज पढ़ी थी, जैसे जैसे एनायन का साइज बढ़ेगा, जैसे जैसे एनायन का साइज बढ़ेगा उसकी पोलराइजेबिलिटी बढ़ेगी, है ना, और उसमें परसेंटेज कोवेलेंट कैरेक्टर उतना ही ज्यादा होगा। मुझे हिसाब से बताने की जरूरत नहीं है, फजान रूल में हम लोगों ने ये सारी चीजें पढ़ी, ठीक है ना। यस, ऐसा ही तो होगा। अरे बोलो ना, एक लिखा है SnCl2 SnCl4, एक लिखा है PbCl2 PbCl4। अगर तुमसे कोई पूछे इसमें परसेंटेज कोवेलेंट कैरेक्टर किसमें ज्यादा होगा, इन दोनों में अगर कोई पूछे ना तो तुम जोर से बोलना, बहुत जोर से। क्यों? क्योंकि तुम्हें आता है ये, है ना, आता है तुम्हें। देखो Sn की ऑक्सीडेशन स्टेट +2, यहां पर +4। सर जितना ज्यादा कैटायन पे चार्ज होगा, सर जितना ज्यादा कैटायन पे चार्ज, सर उसका पोलराइजिंग पावर उतना ज्यादा और परसेंटेज कोवेलेंट कैरेक्टर उतना ज्यादा। तो हमेशा ध्यान दो, जब कोई आपका हैलाइड हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है तो उसमें परसेंटेज कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होता है, परसेंटेज एस कैरेक्टर कम होता है, परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर कम होता है, ठीक है ना, कोई बताने की जरूरत नहीं। और आयोडाइड्स जो होते हैं उनमें परसेंटेज कोवेलेंट कैरेक्टर मैक्सिमम होता है, इतना सा ध्यान में रखना है। और यही चीज है जो आपके सामने यहां लिखी है कि ये रहा आयनिक कैरेक्टर का ऑर्डर। भाई ऑब्वियस है ना, देखो ये अगर परसेंटेज कोवेलेंट कैरेक्टर का ऑर्डर है तो अगर मुझे आयोनिक कैरेक्टर का ऑर्डर लिखना है तो मैं जस्ट इसका ऑपोजिट लिख सकता हूं, है ना। ये किसका ऑर्डर हो जाएगा, परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर का, वही आपके सामने यहां लिखा है। द हैलाइड्स इन द हायर ऑक्सीडेशन स्टेट विल बी मोर कोवेलेंट, ये देखो ये रहा, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट वाला जो हैलाइड होगा वो ज्यादा कोवेलेंट होगा एज कंपेयर टू लोअर वन। खत्म, बताइए, बहुत आसान है। आगे चलते हैं। रिएक्टिविटी ऑफ हेलोजन्स टुवर्ड्स अदर हेलोजन,
एक हेलोजन दूसरे हेलोजन के साथ रिएक्ट करने की टेंडेंसी रखता है, ऐसे जो कंपाउंड्स होते हैं उनको इंटर हेलोजन कंपाउंड्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है? इंटर हेलोजन कंपाउंड्स। क्या बोला जाता है दादा? इंटर हेलोजन कंपाउंड्स। ठीक है ना? जैसे अगर मैं आपके सामने लिखूं ClF3, एक क्लोरीन एक फ्लोरीन, दो, एक कंपाउंड ऐसा है जिसमें दो अलग अलग हेलोजन्स हैं, जैसे BrF5, एक ब्रोमीन दूसरा फ्लोरीन, एक है IF7, एक आयोडीन दूसरा फ्लोरीन। तो ये सारे के सारे कौन से कंपाउंड्स हैं? इंटर हेलोजन कंपाउंड्स। इनको क्या कहते हो आप लोग? इंटर हेलोजन कंपाउंड्स। क्या कहा जाता है दादा? इंटर हेलोजन कंपाउंड्स। ठीक है? तो ये कौन कौन सी टाइप के इंटर हेलोजन कंपाउंड्स बना सकते हैं? देखो, ये कहता है XX- बना सकते हैं, XX-3 बना सकते हैं, XX-5 बना सकते हैं, XX-7 बना सकते हैं। जैसे ClF3, BrF5, IF7, ClF भी बन सकता है। यहां पर एक चीज आपको ध्यान में रखनी है कि ये जो X- होगा, जो X- होगा, X- छोटी साइज वाला होता है, और जो X होता है वो बड़ी साइज वाला होता है, लार्ज साइज वाला होता है। अगर छोटी साइज है मतलब इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा होगी, और इसकी साइज बड़ी है मतलब इसका इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कम होगा। मेरी बात समझ में आई? अरे बोलो ना दादा। यस। तो ये जो एलिमेंट्स होते हैं, दो हेलोजन आपस में रिएक्ट भी कर सकते हैं, है ना? इंटर हेलोजन कंपाउंड्स का फॉर्मेशन कर सकते हैं। इंटर हेलोजन कंपाउंड्स इस तरह के कॉम्बिनेशन के बन सकते हैं, 1, 3, 5, 7। पहला वाला जो एलिमेंट होगा उसकी साइज बड़ी होगी, साइज बड़ी है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी। जो दूसरा एलिमेंट होगा उसकी साइज छोटी होगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी। X और X- क्या है? अरे मुन्ना, जैसे ये लिखा है ना अभी, जैसे मान ले मैं लिख देता हूं ClF3, तो इसमें X है Cl, X- है ClF3। समझे? बहुत बढ़िया। जैसे ये लिखा है BrF5, यहां पर ब्रोमीन है X, फ्लोरीन है X-। ठीक है? समझ गया? अरे ये X वही है बेटा, ये वही है X, ये वही X है जो आपको परेशान कर रहा है, ये X, ये X-। समझ गए? ठीक है दादा, अब समझ में आ गई। सब में देख लो, X जो है वो बड़ी साइज वाला है, X- जो है वो छोटी साइज वाला है। ठीक है? अब तो समझ में आ गया है? हाँ, मैं समझ रहा हूं तुम कौन से X की बात कर रहे हो। तो मेरे मुंह से कहलवाना चाहते हो बस, है ना? तुम मेरे मुंह से कहलवाना चाहते हो। आ जाओ। इंटर हेलोजन कंपाउंड्स बनने के बाद मैं थोड़ा सा, एक छोटा सा टॉपिक है जो मैं और लेना चाहता हूं, ऑक्सो एसिड्स ऑफ हेलोजेंस, है ना? क्या लेना चाहता हूं? ऑक्सो एसिड्स ऑफ हेलोजेंस। देखो, आप ऑक्सो एसिड सारी दुनिया जानती है ना? ऑक्सो एसिड सारी दुनिया जानती है, लेकिन ये वाला टॉपिक कहीं पर भी सिलेबस में मेंशन नहीं किया हुआ है। कंपाउंड्स ऑफ एलिमेंट्स सिलेबस का पार्ट नहीं है, बट स्टिल मुझे लगता है कि इन पे क्वेश्चन, क्या पता कहीं पे साला केमिकल बॉन्डिंग से रिलेट करके क्वेश्चन बना दे, तो फिर लफड़ा ना हो जाए, है ना? इस वजह से ये वाला टॉपिक मैं आपके सामने लेके आया। ठीक है? इसमें जो काम की चीज है, इनकी प्रिपरेशन वगैरह हम लोग नहीं देखेंगे, प्रिपरेशन कैसे हुई है ना? वो नहीं देखेंगे। X और X- सेम हो सकता है क्या? नहीं बेटा, सेम नहीं हो सकता, लफड़ा हो जाएगा सेम होने में। हाँ देखो, फ्लोरीन जो होता है ना, फ्लोरीन वो सिर्फ और सिर्फ एक ही, फ्लोरीन जो होता है ना सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑक्सो एसिड बनाता है। क्लोरीन देखो इतने सारे बना सकता है, ब्रोमीन भी बना सकता है, आयोडीन भी बना सकता है। सिर्फ और सिर्फ फ्लोरीन ही एक ऐसा एलिमेंट है जो सिर्फ और सिर्फ एक ही हेलोजन एसिड का फॉर्मेशन करता है, HOF। इसको बोला जाता है हाइपोफ्लोरस एसिड। HOCl जो होता है इसको बोला जाता है हाइपोक्लोरस एसिड, HOBr हाइपोब्रोमस एसिड, HOI हाइपोवायोडस एसिड। ठीक है? इनमें जो हेलोजन होगा उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होती है। फिर ऐसे ऑक्सो एसिड्स होते हैं जिनमें एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होता है, जिनको हेलिक एसिड बोला जाता है। जैसे ये देखो, ये लिखा है ना, ये HClO2 है। HClO2 में हेलोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? +3 है। तो इसके दो नाम है, या तो आप इसको बोल दो क्लोरिक 3 एसिड, इसको क्या कह सकते हो आप लोग? क्लोरिक 3 एसिड। इसको क्या कह दो दादा? क्लोरिक 3 एसिड कह दो। या तो क्यों 3 क्यों लिखा है? बिकॉज इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 3 है क्लोरीन का। या फिर इसका नाम देखो एक और लिखा हुआ, हेलस एसिड। हेलस मतलब इसको आप कह सकते हो क्लोरस एसिड। इसको क्या कह सकते हो दादा? क्लोरस एसिड भी कह सकते हो, है ना? तो दोनों में से जो आपकी श्रद्धा हो वो आप लोग कह सकते हो। फिर उसके बाद देखो एक और लिखा है, जैसे HClO3। यहां पर क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? +5 है। तो इसको आप हेलिक 5 एसिड लिखोगे, मतलब यह है सर क्लोरिक, यह है सर क्लोरिक 5 एसिड। या तो ऐसे कह दो, या फिर इसका सही नाम क्या है वो आपके सामने लिखा है, हेलिक एसिड। इसको क्या कह सकते हो? हेलिक एसिड, मतलब यह है सर क्लोरिक एसिड।
क्लोरीन का एक और है HClO4, इसमें क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट +7 है, इसको आप हेलिक 7 एसिड भी कह सकते हो, क्लोरिक 7 एसिड भी कह सकते हो, और इसका एक और नाम है क्या, परहेलिक एसिड। परहेलिक मतलब पर क्लोरिक, हैलोजन कौन सा है सर, क्लोरीन है, तो इसको आप क्या कह सकते हो, पर क्लोरिक एसिड भी कह सकते हो। क्या कह सकते हो दादा, पर क्लोरिक एसिड भी कह सकते हो। हाँ बेटा इसको पढ़ना है ना, इसको देख लेना, नहीं तो क्या पता इस पे कभी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, जब भी हेलोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट 7 हो उसको पर हेलिक एसिड बोलोगे। अगर क्लोरीन है तो पर क्लोरिक एसिड, ब्रोमीन है तो पर ब्रोमिक एसिड, आयोडीन है तो पर आयोडिक एसिड। जैसे HiO4 है ना, HiO4 देखो ये HiO4 ही तो है, इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं, इसने OHiO3 लिख दिया, इसको आप HiO4 भी तो लिख सकते हो, इसको क्या नाम है, पर आयोडिक एसिड। ये क्या है, HiO3 है, इसका क्या नाम है, आयोडिक एसिड। मेरी बात समझ गए, दिस इज पर आयोडिक एसिड, दिस इज पर ब्रोमिक एसिड, दिस इज पर क्लोरिक एसिड। नाम याद रखने का तरीका है, यस नाम याद रखने का तरीका है, ध्यान रखना, ये बहुत ही अच्छी चीज है, बहुत ही बढ़िया चीज है ना। लेकिन कोई ये कह दे सर HOF में फ्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, आप +1 नहीं बोलोगे बेटा, फ्लोरीन -1 ऑक्सीडेशन स्टेट में ही होता है, बाकी सब में हेलोजन +1 में होता है। HOF में फ्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट -1 ही होती है, इसको ध्यान रखना, ठीक है ना। हाइड्रोजन +1 होगा, ऑक्सीजन 0 होगा, ठीक है, बात समझ में आ गई, क्लियर है यहां तक, कोई परेशानी नहीं है ना। नाम याद रखने का तरीका मैंने बता दिया। +1 ऑक्सीडेशन स्टेट वालों को हाइपोहेलस बोला जाता है, तो ये हो गया हाइपोफ्लोरस, हाइपोक्लोरस, हाइपोब्रोमस और हाइपोआयोडस। +3 ऑक्सीडेशन स्टेट वालों को हेलस बोला जाता है, जैसे ये हो गया क्लोरस एसिड। +3 वालों को हेलिक बोला जाता है, जैसे क्लोरिक एसिड, ब्रोमिक एसिड, आयोडिक एसिड। +7 वालों को पर हेलिक बोला जाता है, पर क्लोरिक एसिड, पर ब्रोमिक एसिड और पर आयोडिक एसिड। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, देखो इसकी स्ट्रक्चर बनानी भी मेरे हिसाब से आप लोगों को आती है। अगर मैं HOCl की बात करूं तो बेटा ये स्ट्रक्चर कैसा होता होगा, ऑक्सो एसिड है मतलब OH बॉन्ड तो होगा ही, क्या इसका स्ट्रक्चर ऐसा होगा क्या, यस क्या इसका स्ट्रक्चर ऐसा होगा क्या। जैसे मान लो मैं लिख दूं HClO2, तो सर इसका बेसिसिटी 1 है सर, सर एक हाइड्रोजन दिख रहा है मतलब एक बेसिसिटी है सर, एक बेसिसिटी है, इसका मतलब एक OH बॉन्ड होगा, यस एक OH बॉन्ड होगा बेटा, ये रहा OH बॉन्ड, ये है क्लोरीन, और क्लोरीन ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बनाएगा, दिस इज HClO3 HClO2। अगर मैं तुमसे कहूं HClO3, यहां पर भी इसका बेसिसिटी भी बेटा 1 है, इसका बेसिसिटी भी कितना है, 1 है। अगर बेसिसिटी 1 है तो इसकी स्ट्रक्चर में भी एक OH बॉन्ड होगा, बाकी क्लोरीन और 2 ऑक्सीजन बच गए तो डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड। मेरी बात तुम्हें समझ में आ रही है क्या। फिर उसके बाद आया HClO4, बेटा इसका बेसिसिटी भी 1 होगा, और इसका मतलब इसकी स्ट्रक्चर में भी एक ही OH बॉन्ड होगा, एक ही OH बॉन्ड है, तो ये रहा देखो क्लोरीन, डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो। बात समझ में आ गई क्या, यस तो क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाएगा, एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताइए, है ना। देखो ये जो स्ट्रक्चर बनानी है ये हम लोग केमिकल बॉन्डिंग में सीख चुके हैं, जितनी बेसिसिटी होती है उसकी स्ट्रक्चर में उतने OH बॉन्ड होते हैं, तो सबकी बेसिसिटी 1 है, इसका मतलब सबका एक एक OH बॉन्ड प्रेजेंट होगा सबकी स्ट्रक्चर में। फिर एक ऑक्सीजन एक्स्ट्रा बच गया, डबल बॉन्ड बनाएगा, 2 ऑक्सीजन एक्स्ट्रा बच गए, डबल बॉन्ड बनाएंगे, 3 ऑक्सीजन एक्स्ट्रा बच गए, डबल बॉन्ड बनाएंगे। मेरी बात तो मैं समझ में आ गई। ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ बताइए जरा, HOCl, HClO2, HClO3 और HClO4, सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ किसका होगा, जल्दी बोलो, सबसे जबरदस्त ऑक्सीडाइजिंग एसिडिक स्ट्रेंथ वाला एसिड कौन सा होगा, फटाफट बोलिए, फटाफट बोलिए, फटाफट बोलिए, हाँ हाँ हाँ, किसका होगा, अरे हाँ खत्म करते ना, कौन होगा, ध्यान रखो ये होगा, ठीक है। ऑक्सीडेशन स्टेट +1 +3 +5 +7, ध्यान रखना जैसे जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रहा है हेलोजन का, उसका एसिडिक नेचर भी बढ़ रहा है, जैसे जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रहा है उसका उसका एसिडिक स्ट्रेंथ भी बढ़ रहा है। उसका रीजन देखो, इसका अगर मैं कॉन्जुगेट बेस बनाऊं, देखो रीजन देखो, इसका मैं कॉन्जुगेट बेस बनाऊं तो ये बनेगा, इसका अगर मैं कॉन्जुगेट बेस बनाऊं तो ये बनेगा, है ना। और कॉन्जुगेट बेस आप लोगों ने नाम सुना ही है। इसका अगर मैं कॉन्जुगेट बेस बनाऊं तो क्या बनेगा, O-Cl, डबल बॉन्ड O बनेगा। इसका अगर मैं कॉन्जुगेट बेस बनाऊं तो कौन सा बनेगा, O-Cl, डबल बॉन्ड O। यस, और आप लोगों ने एक चीज पढ़ी है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कि एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, बताइए जरा, एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस।
दादा बोलना पड़ेगा। क्या आप लोगों ने ऐसा सुना है कि जो एसिडिक स्ट्रेंथ होती है वो कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है? सुना है ना? अरे बोलो। तो यहां पर कॉन्जुगेट बेस सबसे ज्यादा स्टेबल है। क्यों? क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज इस पाई बॉन्ड के साथ भी रेजोनेंस में है, इसके साथ भी रेजोनेंस में है, इसके साथ भी रेजोनेंस में है। सर भर भर के रेजोनेंस है सर। क्या जबरदस्त स्टेबिलाईजेशन है सर रेजोनेंस की वजह से। यहां नेगेटिव चार्ज दो पाई बॉन्ड के साथ रेजोनेंस में है, यहां नेगेटिव चार्ज सिर्फ एक पाई बॉन्ड के साथ रेजोनेंस में है, यहां कोई रेजोनेंस नहीं है। तो जैसे जैसे एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस बढ़ रहा है वैसे वैसे सर एसिडिक स्ट्रेंथ भी इंक्रीज कर रही है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तुम लोग पढ़ के आए हो, बता दो ना यार, पढ़ के आए हो ना। और यहां तो इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी बन रही है जो कि भयंकर स्टेबलाइजेशन शो करती है। समझ में आ गई बात? और अगर मान लो तुमसे इनमें पूछ ले कि ये बताओ HOF, HOCl, HOBr और HOI, इसमें बता दो एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर, कोई दिक्कत ही नहीं। रेजोनेंस किसी में होगा नहीं, ये ऑर्डर हो जाएगा, क्या दिक्कत है? फ्लोरीन सबसे ज्यादा नेगेटिव इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, नेगेटिव को सबसे ज्यादा स्टेबलाइज कौन करेगा? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नेगेटिव चार्ज को सबसे ज्यादा स्टेबलाइज करता है और सबसे अच्छा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है फ्लोरीन। तो जो ऑर्डर आएगा वो ये वाला आएगा। समझ गए? बोलो बोलो बोलो, क्लियर हुई क्या बात? डन। तो इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अच्छा तुमसे और क्या पूछ सकता है? हाइब्रिडाइजेशन बताओ। क्लोरीन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, सातों के सातों इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन में काम में ले लिए, sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा, टेट्राहेड्रल शेप होगी, कोई लोन पेयर नहीं है। इनमें पूछ सकता है सर क्लोरीन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3 4 5 काम में ले लिए, एक लोन पेयर बच गया, है ना। हाइब्रिडाइजेशन आज भी sp3 है लेकिन इसका ज्योमेट्री तो टेट्राहेड्रल, लेकिन शेप कैसा हो जाएगा? पिरामिडल हो जाएगा। समझ गए ना? यहां 2 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर बनेंगे, वी शेप हो जाएगा। मेरी बात समझ में आ गई? हाइब्रिडाइजेशन भी sp3 रहेगा। क्लियर है क्या? हेलो, यस, डन। तो इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं जो ऑक्सो एसिड पे पूछे जा सकते हैं और इसी वजह से मैंने ये वाला टॉपिक आप लोगों के लिए लेके आया हूं। ऑक्सो एसिड वाला टॉपिक खत्म हो गया। फिर एक छोटा सा टॉपिक और है, इंटरहेलोजन कंपाउंड्स, है ना। ये भी हम लोग देख लेंगे, लेकिन ये आप लोग लिख के आ जाना अपनी कॉपी में ना, इसको नोट्स में लिख लेना ताकि अगली क्लास में हम लोग इसको खत्म कर देंगे, है ना। इंटरहेलोजन कंपाउंड खत्म हो जाएगा और छोटा सा टॉपिक और बचेगा, ये भी लिख लेना, है ना। ये 3 स्लाइड है, आप नोट्स में लिख लेना, अगली क्लास में मैं इसको समझा दूंगा और फिर उसके बाद ग्रुप 18 एलिमेंट्स बड़े आराम से हम लोग खत्म कर लेंगे, है ना। ग्रुप 18 एलिमेंट बड़े आराम से खत्म हो जाएगा और नेक्स्ट क्लास में मैं आपको कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करवा दूंगा, ठीक है ना। ग्रुप 18 खत्म करेंगे और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। तो जो कल वाली क्लास होगी वो वाली क्लास लास्ट क्लास होगी अपनी। आपको होमवर्क देता हूं, देखो सबसे पहले तो आप लोगों को रिवीजन करके आना है, ठीक है। रिवीजन करके आना, उसके बाद आपका जो मॉड्यूल है ना, मॉड्यूल है उसमें जो एक्सरसाइज 1 है, एक्सरसाइज 1 में ग्रुप 16 एंड ग्रुप 17 एलिमेंट के सारे क्वेश्चंस कर सकते हो जिनमें इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टीज हो, फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज वाले, है ना। नंबर तो मेरे पास नहीं अभी लिखे हुए, लेकिन उसमें अलग अलग क्लासिफिकेशन किया हुआ है। इलेक्ट्रॉनिक, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज के सारे क्वेश्चंस आप लोग सॉल्व कर सकते हो। ग्रुप 18 को भी हाथ नहीं लगाना, है ना, उसको भी छोड़ देना, ग्रुप 18 को अभी छोड़ देना, ठीक है ना। एक पोल कर लेते हैं छोटा सा क्लास टाइमिंग का, क्लास टाइमिंग, है ना। क्लास टाइमिंग का पोल कर लेते हैं कि सर ए ऑप्शन है 1.5 आवर, बी ऑप्शन है 2 आवर्स, सी ऑप्शन है आपकी मर्जी, जो आपको ठीक लगे वो लिख दो, वो कर लो सर। डी ऑप्शन, सर हम तो पढ़ना ही नहीं चाहते, नन ऑफ दीज, है ना। सर हम तो पढ़ना ही नहीं चाहते। पोल आप लोगों की स्क्रीन पर दे रहा हूं, ठीक है ना, सिंगल चॉइस ही है, सिंगल चॉइस है। पोल मैंने आपकी स्क्रीन पर दे दिया। हाँ बताइए, फटाफट बता दीजिए, फिर क्लास कर देते हैं खत्म। यस यस यस, हाँ जी, ईमानदारी से बता देना, फिर मुझे मत कहना कि सर आपने टाइम कम कर दिया या ज्यादा कर दिया। जो मैक्सिमम लोगों का रहेगा उसके अकॉर्डिंग मैं टाइम रखूंगा। हो गया? हाँ करें, ठीक है साहब। पोल आ गया ना, रिजल्ट देख लेते हैं। मेरा तो जो ऑप्शन है वो है सी,
है ना, आपकी मर्जी, जो मेरी मर्जी होगी वो मैं कर लूंगा। और रिजल्ट आपकी स्क्रीन पर स्टॉप, अच्छा स्टॉप नहीं हुआ क्या अभी? चलो जी, अब हो गया खत्म। रिजल्ट देख लेते हैं किसने क्या जवाब दिया है। 49% लोगों का कहना है कि 1.5 आवर। 2 घंटे वाले 23% है, 3 घंटे वाले भी, सॉरी आपकी मर्जी वाले भी 23% है, और 3.2%। यार ये तो अब बात ही गलत गड़बड़ हो गई है ना। तो जो ज्यादा क्राउड है वो तो 1.5 आवर के साथ, 1.5 आवर के साथ है। अच्छा जी, चलो देखेंगे। ठीक है, फिर तुमने मेरे ऊपर छोड़ दिया ना डिसीजन, तो फिर मैं अपने हिसाब से देख लूंगा। ठीक है, हाँ चलो ठीक है, मैं देख लूंगा। जब जरूरत पड़ेगी 2 घंटे की मैं ले लूंगा, जब नहीं है जरूरत तो 1.5 घंटे की चलने दूंगा। ठीक है ना, ठीक है। अब तुमने मुझे ऊपर छोड़ दिया तो फिर मत कहना कोई, हाँ फिर मत कहना कि सर आपने ये कर लिया वो कर लिया, है ना, वो मैंने नहीं सुनूंगा अब। चलो ठीक है, अब क्लास को खत्म करते हैं, नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। रिवाइज करके आना, पी ब्लॉक एलिमेंट्स हो जाएगा अगली क्लास में खत्म। सारे लोग अपना ख्याल रखें, खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, और भाई लोगों पढ़ाई जरूर करते रहें, क्योंकि काम तो पढ़ने से चलेगा, सिर्फ मुस्कुराने से नहीं। नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, लव यू ऑल।